मैं 60,000 युआन की सैलरी कमाता था और पूरा पैसा अपनी सगी माँ लियू मेई को मैनेज करने के लिए दे देता था। लेकिन नतीजा ये होता था कि हमारे घर में हर दिन बस टोफू और पत्ता गोभी ही बनती थी। मेरी पत्नी के पास तो सैनिटरी पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन मैं खाने की टेबल पर बैठकर खाने की शिकायत करने लगता हूँ, जिस पर मेरी पत्नी आंखें लाल करते हुए दुख भरे अंदाज में मुझसे कहती है, माँ हर महीने मुझे सिर्फ 300 युआन खर्च के लिए देती है। इन कुछ चीजों का खाना मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। यह सुनते ही मैं तुरंत ऊंची आवाज में उसे डांटने लगता हूँ। माँ तो कहती है कि वो हर महीने तुम्हें 30,000 युआन देती है। क्या तुम वो सारा पैसा अपने मायके भेज देती हो? जिस पर वह सिर उठाती है और उसकी आंखों में गहरी निराशा साफ दिखाई देती है। 30,000? मैंने तो वो पैसे कभी देखे तक नहीं। उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी 60,000 युआन की सैलरी का असली ठिकाना शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा नाम लिहाओ है और मेरी महीने की सैलरी 60,000 युआन है। मैं अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ लियू मेई को दे देता हूँ। मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि जवान लोग फिजूल खर्ची करते हैं, इसलिए माँ हमारे छोटे से परिवार की भलाई के लिए हमारे पैसे एक साथ मैनेज करती है। मैं इस सब बात पर भरोसा करता था और मेरी पत्नी झोंग्यू ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। आज जब मैं घर लौटता हूँ तब झोंग्यू पहले ही खाना टेबल पर लगा चुकी होती है। 2 सब्जियाँ और एक सूप, एक प्लेट खट्टी तली हुई पत्ता गोभी, एक प्लेट सिचुआन टोफू और एक बर्तन समुद्री घास और अंडे का सूप, जिसे देखते ही मेरे माथे पर फिर से शिकन आ जाती है। फिर से यही खाना लगातार आधे महीने से यही चल रहा था। टेबल पर मांस या मछली का नामो निशान तक नहीं था। मैं अपना बैग नीचे रखकर खाने की टेबल पर बैठ जाता हूँ। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा थक गया था। मैं चॉपस्टिक उठाकर चावल का एक और मुंह में डालता हूँ, जिस पर झोंग्यू मेरे लिए एक कटोरी सूप निकालकर मेरे हाथ के पास रख देती है। सूप अभी भी गर्म था, लेकिन इतना नहीं कि मुंह में चढ़ जाए। वह हमेशा इतनी केयरफुल रहती, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। मैं उससे नाराज नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है, हर दिन यही फीका खाना क्यों? थोड़ा सा मांस भी नहीं है। मैं पत्ता गोभी का एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। सच कहूँ तो ये सब बहुत बोरिंग हो गया है। कमरे की लाइट काफी तेज थी और तभी मुझे दिखाई देता है कि उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे हैं, जिस पर मैं थोड़ा अधीर होकर पूछता हूँ, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? कुछ नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें हल्की सिसकियां भी शामिल थी। यह सुनकर मैं गौर करता हूँ कि उसकी आंखों के कोने पहले से लाल हो चुके थे। आखिर बात क्या है? अगर खाना बनाना पसंद नहीं है तो हम नौकरानी रख सकते हैं। अब मेरी आवाज पहले से थोड़ी नरम हो जाती है, जिस पर झोंग्यू सिर उठाती है और बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में ऐसे इमोशंस भरे थे जिन्हें मैं समझ ही नहीं पाता। उनमें दुख था, थकान थी और साथ ही गहरी निराशा भी थी। तुम्हारी माँ हर महीने मुझे सिर्फ 300 युआन खर्च के लिए देती है क्या? मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया। 300 युआन? वह दोबारा वही बात कहती है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरे कानों में वह किसी बम की तरह फटती है। इन पैसों में तो सिर्फ पत्ता गोभी खरीदना भी मुश्किल है। मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूँ। 300 युआन? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ लियू मेई, जो हर समय सब कुछ बेटे के लिए कहती रहती हैं, वो सिर्फ 300 युआन देती हैं? ये नामुमकिन है। मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। माँ तो कहती हैं कि हर महीने तुम्हें 30,000 युआन देती है। मुझे वह दिन साफ याद था जब मैंने अपना सैलरी कार्ड माँ को दिया था। तब हम तीनों वहीं मौजूद थे। माँ ने झोंग्यू का हाथ पकड़कर साफ साफ कहा था, श्याओ हाओ की सैलरी माँ संभालेगी। हर महीने माँ श्याओयू के कार्ड में 30,000 युआन ट्रांसफर करेगी ताकि घर का खर्च चल सके। बाकी पैसा माँ तुम दोनों के लिए सेव करेगी। आगे बड़ा घर लेना होगा, बच्चे होंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस समय झोंग्यू ने भी सिर हिलाया था, इसलिए मैं हमेशा मानता रहा कि माँ मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अब झोंग्यू मुझे देखकर एक बेहद दर्द भरी मुस्कान देती है, जिस पर वह कहती है, 30,000 युआन? मैंने तो कभी देखे ही नहीं। मैं लगातार उसके चेहरे को देखता रहता हूँ, शायद कोई झूठ पकड़ लूं, लेकिन वहाँ सिर्फ दुख ही दिखाई देता है। और तभी मुझे एहसास होता है कि झोंग्यू ने बहुत लंबे समय से नए कपड़े नहीं खरीदे थे। उसके पैरों में अब भी वही जूते थे जो हमारी शादी के समय थे। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर सिर्फ एक सस्ती सी क्रीम रखी थी, जो लगभग खत्म होने वाली थी। पहले मैं सोचता था कि वह बहुत बचत करने वाली लड़की है, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वह बचत नहीं थी, वह गरीबी थी। और वह गरीबी मैंने खुद उसके लिए पैदा की थी। यह सोचकर मेरा दिल किसी अदृश्य हाथ से दबाया जाता है और मुझे सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता है। मैं टेबल पर रखे उन साधारण व्यंजनों को देखता हूँ जो अचानक बेहद चुभने लगते हैं। पिछले आधे महीने का हर निवाला अब मुझे एक थप्पड़ जैसा फील होने लगता है। गुस्सा, पछतावा और धोखा खाए जाने की ठंडक एक साथ मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, मैं अब भी माँ को फोन करता हूँ। मेरी उंगलियां कांप रही थी और मैं फोन अनलॉक तक ठीक से नहीं कर पा रहा था। फोन मत करो। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसने अपने आंसू पोंछ दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ शून्य कर देने वाली शांति बची थी। कोई फायदा नहीं होगा, माँ कभी नहीं मानेगी। उसकी बात मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिरती है और फिर मैं धीरे धीरे शांत होने लगता हूँ। वह सही कह रही थी। मेरी माँ के स्वभाव को देखते हुए वह कभी सच स्वीकार नहीं करेगी। वह उल्टा यही कहेंगी कि झोंग्यू घर में फूट डाल रही है और फिर हमेशा की तरह एक बड़ा झगड़ा होगा जिसमें मैं बीच में फंस जाऊंगा और शायद पहले
की तरह फिर माँ का ही पक्ष ले लूं। यह सोचकर मैं थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। फोन की स्क्रीन अब भी जल रही है, उस पर माँ का नंबर दिखाई दे रहा है, वही नंबर जिस पर मैंने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मुझे सब कुछ बताओ, मैं भारी आवाज में झोंगियों से कहता हूँ, जिस पर वह काफी देर तक चुप रहती है, जैसे उन दुख भरे दिनों को याद कर रही है। जिस महीने के बाद तुमने सैलरी कार्ड मुझे दिया था, उसके अगले महीने से हर महीने की पहली तारीख को माँ समय पर आ जाती थी, लेकिन बैंक ट्रांसफर नहीं करती थी। वो मुझे सिर्फ 300 युआन कैश देती थी। माँ कहती थी कि अगर कार्ड में 30,000 युआन होंगे तो मैं फिजूल खर्च करूँगी। माँ कहती थी कि वो मुझे एक अच्छी पत्नी बनना सिखा रही है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई इल्जाम नहीं था। वह बस ऐसे बता रही थी जैसे किसी और की कहानी सुना रही है, लेकिन उसकी हर बात मेरे दिल को चीरती जा रही थी। हर बार आने पर माँ फ्रिज चेक करती थी। अगर फ्रिज में मांस होता तो कहती थी कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ। अगर मैं नए कपड़े खरीदती तो ताने देती थी कि तुम मेहनत से कमाते हो और मैं सिर्फ सजने संवरने में लगी। इसलिए मैंने बाद में कपड़े खरीदना बंद कर दिया और फ्रिज में भी मांस आना बंद हो गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पिछले 2 सालों में उसने कैसी जिंदगी बिताई थी। एक बड़े शहर में सिर्फ 300 युआन लेकर पूरे घर का खर्च चलाना, और मैं 60,000 युआन कमाने वाला उसका पति एक बेवकूफ की तरह इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी आवाज कांपने लगती है, जिस पर झोंगियों मेरी तरफ देखती है। अगर मैं बताती भी तो क्या तुम यकीन करते? तुम यही सोचते कि मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ। तुम यही कहते कि मैं तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती, और तुम यही मानते कि मैं माँ बेटे के रिश्ते को खराब करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वह बिल्कुल सही थी। अगर आज के खाने से पहले या 2 साल पहले उसने ये सब कहा होता तो मेरी पहली प्रतिक्रिया शायद यही होती, मुझे माफ कर दो। मैं सिर झुकाकर कहता हूँ। ये 3 शब्द बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन उस समय मेरे लिए इतने भारी थे कि मैं सिर तक नहीं उठा पाता। जिस पर झोंगी धीरे से सिर हिलाती है और बेडरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस लौटती है और इस बार उसके हाथ में एक पुरानी सी नोटबुक होती है। वह नोटबुक मेरे सामने रख देती है, जिस पर मैं पहला पेज खोलता हूँ और वहाँ उसकी साफ सुथरी लिखावट दिखाई देती है। हर एक खर्च का हिसाब उसमें दर्ज था। महीने की पहली तारीख, आय 300 युआन, खाने का सामान पत्ता गोभी 2.3 युआन, टोफू 4 युआन, अंडे 5.5 युआन, कुल 11.8 युआन। बिजली और पानी का बिल 135 युआन, दवा खरीदी 35 युआन। इस महीने बाकी बचे 112 युआन। हर एक खर्च, हर एक मद इतनी साफ तरह से लिखी हुई थी जैसे हर लाइन मेरे दिल पर एक एक कट लगा रही हो। मैं एक एक पेज पलटता जाता हूँ और मेरे हाथ लगातार कांपने लगते हैं। हर महीने की इनकम एक जैसी लिखी हुई थी, सिर्फ 300 युआन। फिर अचानक मेरी नजर एक एंट्री पर पड़ती है, सैनिटरी पैड 12.9 युआन। उसके पीछे ब्रैकेट में लिखा था, डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल किया 3 युआन बचाए। यह देखकर मेरी आंखें तुरंत गर्म हो जाती हैं। मेरी पत्नी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि वह आराम की जिंदगी जी रही है, वह 3 युआन बचाने के लिए भी हिसाब लगा रही थी, और मैं उसी पर खाना खराब होने की शिकायत कर रहा था। मैं सच में बहुत बड़ा कमीना था। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। यह कहते हुए मैं जोर से नोटबुक बंद करता हूँ और खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, जिस पर झोंगियों मेरा हाथ पकड़ लेती है। फिर क्या होगा? एक बड़ा झगड़ा होगा, माँ सब कुछ हटा देगी, फिर तुम्हें डांटेंगी और आखिर में तुम फिर मुझे ही समझाओगे कि थोड़ा बड़ा दिल रखो, थोड़ा और सह लो। वह बेहद शांत नजरों से मुझे देखती है। लीहाओ, ऐसा ड्रामा मैं अब और नहीं करना चाहती। यह सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। हाँ, फिर क्या होगा? मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इस नोटबुक को भी माँ नकली बता सकती थी, कह सकती थी कि झोंगियों ने सब कुछ खुद बनाया है। मैं आखिर उनसे सवाल किस आधार पर करता हूँ? तो फिर क्या करूँ? जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस फील करता हूँ, जिस पर झोंगियों धीरे से मेरा हाथ छोड़ देती है। फिर वह शांत आवाज में कहती है, अगर तुम सच में इस समस्या को हल करना चाहते हो तो अभी कोई जल्दबाजी मत करो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहाँ सिर्फ एक गहरी और स्थिर शांति थी। पिछले 2 सालों की तकलीफों ने शायद उसके अंदर लोहे जैसी मजबूती पैदा कर दी थी। कल से सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तुम ऐसे बर्ताव करोगे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। माँ जो कहेंगी तुम वही मानोगे, लेकिन तुम्हें सबूत जुटाने होंगे। यह सुनकर मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ। ठीक है, जिस पर झोंगियों मेरे हाथ से नोटबुक ले लेती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलकता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर से मजबूत हो जाती है। इस नोटबुक की मैं एक फोटोकॉपी करवा लूंगी। लिहाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो। तुम्हारी 60,000 युआन की सैलरी आखिर जा कहाँ रही है? अगले दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह बिखरा हुआ था। वर्क ग्रुप में लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान किसी चीज पर नहीं था। मेरे दिमाग में बस वही नोटबुक घूम रही थी और झोंगियों की वो शांत लेकिन टूटी हुई आंखें। सुबह 10 बजे के थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो माँ, बेटा। माँ की आवाज हमेशा की तरह प्यार से भरी हुई थी। ऑफिस पहुंच गया क्या? मैंने परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ, मैं अभी काम खत्म करके फ्री हुआ। मैं झूठ बोल देता हूँ। अच्छा है। माँ बस पूछना चाहती थी कि काम कैसा चल रहा है, थकान तो नहीं होती? अपना ध्यान रखा करो। पहले यही बातें सुनकर मुझे बहुत अपनापन फील होता था, लेकिन आज वही बातें बेहद नकली लग रही थी। सब ठीक है माँ, थकान नहीं है। मैं सामान्य बनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है, तुम बस बाहर मेहनत करके पैसे कमाओ, घर की सारी चिंता माँ पर छोड़ो, मैं सब संभाल लूँ। तुम और श्याओ यू तो पैसे बचाना जानते ही नहीं। माँ तुम्हारे लिए सेविंग कर रही है,
मेरे हाथों की नसें तक उभर आती हैं। उस पल मेरा मन करता है कि मैं सीधा पूछ लूं, वो पैसे आखिर कहाँ हैं और उन्होंने जोंग यू के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था। हाँ माँ, सब आपकी वजह से ही है। मैं उनकी बातों में हाँ मिलाता हूँ, जिस पर लियो मेई खुश होकर हंसने लगती है। यही तो मेरा समझदार बेटा है। फिर अचानक वो कहती है, अच्छा सुनो, कुछ दिन पहले माँ बैंक गई थी, तुम्हारे सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई। बैंक मैनेजर भी माँ की तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि माँ कितनी अच्छी फाइनेंस मैनेजर है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। स्टेटमेंट? उन्होंने अचानक स्टेटमेंट क्यों निकलवाई? अच्छा, मैं अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करता हूँ। और क्या, तुम्हारे पैसों का एक एक हिसाब माँ को याद है? सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ और उनकी एक्टिंग जारी रहती है। फिर अचानक वह पूछती है, वैसे शियाओयू ने तुमसे कोई शिकायत तो नहीं की? आखिरकार असली मुद्दा सामने आ ही जाता है। अब वह मुझे परख रही थी, जिस पर मेरा दिमाग पूरी स्पीड से काम करने लगता है। शिकायत? मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूँ। हाँ वही, उसने कुछ कहा क्या? माँ की आवाज में अब हल्की बेचैनी आ जाती है। मैं जानबूझकर कहता हूँ, वो कह रही थी कि खर्च के लिए पैसे कम पड़ते हैं, थोड़ा मांस खरीद कर खाना बनाना चाहती है। माँ, क्या आप उसे बहुत कम पैसे देती हैं? शायद अगले महीने थोड़ा ज्यादा दे दें। मैं जानबूझकर गेंद उनकी तरफ उछाल देता हूँ और इंतजार करने लगता हूँ कि वह क्या कहेंगी। क्या? लियो मेई की आवाज अचानक तेज हो जाती है। कम पैसे? मैं हर महीने उसे 30,000 युआन देती हूँ। और कितना चाहिए उसे? बेटा, मैं तुझे सच बता रही हूँ, तेरी पत्नी बहुत लालची है, पैसे पानी की तरह उड़ाती है। तू उस पर नजर रखा कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे पैसे अपने मायके भेज रही हो। उसका झूठ बोलने का तरीका इतना सहज था कि रोंगटे खड़े हो जाए। अगर मैंने पिछली रात वो नोटबुक नहीं देखी होती तो शायद इस वक्त मैं उसकी बातों पर यकीन कर चुका होता और जोंग यू पर शक करने लगता। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। और सुन, तेरे पैसों को माँ हाथ तक नहीं लगाती, सब संभाल कर रखती है। फिर अचानक वह कहती है, वैसे तुम्हारा छोटा भाई ली, वे जल्द शादी करने वाला है। घर के डाउन पेमेंट में अभी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मेरे पिता और मैं तो अपनी पेंशन तक लगाने को तैयार हैं। लीवे का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक बेहद बुरा एहसास उठता है, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। ठीक है माँ, मैं उससे बात कर लूंगा। इतना कहकर मैं जल्दी से कॉल काट देता हूँ। फोन बंद होने के बाद मैं पूरे 5 मिनट तक कुर्सी पर बैठा रह जाता हूँ। फिर एक बैंकिंग ऐप खोलता हूँ, एक ऐसा ऐप जिसे मैं लगभग कभी इस्तेमाल नहीं करता था। उस अकाउंट का पासवर्ड माँ को भी पता था और मुझे भी। मैं लॉगिन करता हूँ और अगले ही पल मेरी सांस अटक जाती है। बैलेंस 3215.8 युआन। मेरा दिल धीरे धीरे डूबने लगता है। मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलता हूँ और एक एक लाइन नीचे स्क्रॉल करने लगता हूँ। हर महीने की 5 तारीख को 60,000 युआन सैलरी आती है और फिर हर महीने की 6 तारीख को ठीक 57,000 युआन ट्रांसफर हो जाते थे। रिसीवर का नाम देखकर मेरी आंखें फैल जाती हैं। लीवे, मेरा सगा छोटा भाई। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और एक दूसरी ट्रांजैक्शन दिखाई देती है। हर महीने 6 तारीख को 3,000 युआन। रिसीवर लियो मेई, मेरी माँ। मैं लगातार नीचे देखता जाता हूँ, लेकिन कहीं भी जोंग यू के नाम 1 युआन तक ट्रांसफर नहीं हुआ था। तथाकथित 30,000 युआन खर्चा शुरू से आखिर तक एक सफेद झूठ था और मैं इस परिवार का कमाने वाला इंसान पिछले 2 सालों से एक मजाक बनकर जी रहा था। शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तब लिविंग रूम की लाइट जल रही होती है। जोंग यू सोफे पर बैठी थी, टीवी बंद था और वह चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे घर के अंदर आते देख वह तुरंत खड़ी हो जाती है। आप आ गए? मैं उसके सामने जाकर रुक जाता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, जिस पर मैं चुपचाप अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। फोन की स्क्रीन अब भी बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर ही रुकी हुई थी। वो ट्रांसफर की लाइनें इतनी चुभने वाली थी जैसे हर एंट्री मेरे दिल में सुई की तरह घुस रही है। जोंग यू फोन लेती है और सिर झुकाकर ध्यान से देखने लगती है। वह एक एक पेज स्क्रॉल करती जाती है, जिस पर पूरे लिविंग रूम में डरावनी खामोशी छा जाती है। सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल होने की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही है। मैं नहीं जानता था कि इस वक्त वह क्या सोच रही है, गुस्सा, दुख या फिर पहले से सब जान लेने की वजह से पैदा हुई सुंदरता। आखिरकार वह सब कुछ देख लेती है। स्क्रीन बंद करके धीरे से फोन सेंटर टेबल पर रख देती है। इसके बाद वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में वैसी कोई भावना नहीं जैसी मैं सोच रहा था। वहाँ सिर्फ मेरी नहीं जानती थी। अब आपने सब कुछ देख लिया ना? मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ। मेरा गला कस जाता है। मुझे माफ कर दो। इन 3 शब्दों के अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले 2 सालों में उसने जितना सहा था उसके सामने मेरी माफी की कोई कीमत नहीं थी। जिस पर जोंग यू फिर से सिर हिलाती है। लिहाओ, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। हमें वो सब वापस लेना होगा जो हमारा है। मैं गंभीरता से सिर हिलाता हूँ। तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? इस पल मैंने पूरा फैसला उसी पर छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था। मैं अपनी माँ लियो मेई को उतना नहीं जानता था जितना जोंग यू जानती है। 20 साल से ज्यादा समय से बनी मेरी सारी सोच आज टूट चुकी थी, जिस पर जोंग यू खिड़की के पास जाकर बाहर रात के अंधेरे को देखने लगती है। बैंक स्टेटमेंट एक सबूत है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। माँ कह सकती हैं कि तुम्हारी मर्जी से पैसे ली वेई को दिए गए। वो ये भी कह सकती हैं कि अकाउंट का पासवर्ड तुम खुद उन्हें दिया था और उन्होंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर ट्रांसफर किया। उसकी हर बात बिल्कुल सही जगह पर लगी, क्योंकि मेरी माँ सच में ऐसा ही कर सकती थी। खुद को बचाने के लिए वह कुछ भी कह सकती थी। तो फिर हमें क्या करना होगा? मैं बेचैन होकर पूछता हूँ, जिस पर जोंग यू मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक दिखाई देती है। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे वो किसी भी हालत में झुठला न सके। मैं तुरंत समझ नहीं पाता। कैसा सबूत? जिस
पर वह धीरे से कहती है, ऐसा सबूत जिसमें वो खुद अपने मुंह से सारी बात कबूल करे। रिकॉर्डिंग। यह सुनते ही मैं तुरंत समझ जाता हूँ यही सबसे अच्छा तरीका था। इस बार हमें उनसे खुद कहलवाना होगा कि उन्होंने तुम्हारी 60,000 युआन सैलरी का क्या किया। मैं चाहती हूँ कि वो खुद हर महीने वाले 30,000 युआन के झूठ को अपने हाथों से तोड़े। मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और अचानक मुझे लगता है कि वह पहले वाली झोंक नहीं रही। वह लड़की जो हमेशा शांत रहती थी, कम बोलती थी, अब जैसे उसके ऊपर एक मजबूत कवच बन चुका था। लेकिन मैं जानता था यह बदलाव एक रात में नहीं आया, 2 साल, 700 से ज्यादा दिन और रात, अनगिनत अपमान, अनगिनत तकलीफें, इन्होंने मिलकर उसे इतना मजबूत बनाया था। मेरे दिल में अपराध बोध के साथ साथ उसके लिए सम्मान भी पैदा होने लगता है और उससे भी ज्यादा दर्द। ठीक है, मैं आगे बढ़कर उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता हूँ। इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम दोनों मिलकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करें। अगले महीने की पहली तारीख आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और इन 3 दिनों में मैं और जोंग्यू आने वाले मुकाबले की तैयारी करते रहे। अगली सुबह मैं ऑफिस में जरूरी काम का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन ऑफिस नहीं जाता, सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पहुंच जाता हूँ। वहां से मैं एक नया वॉइस रिकॉर्डर खरीदता हूँ, साथ ही एक बहुत छोटा हिडन कैमरा भी खरीदता हूँ जो देखने में किराए में एक पावर बैंक जैसा लगता है, क्योंकि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी थी। जब मैं घर लौटता हूँ तब झोंग्यू सफाई कर रही होती, पूरा घर चमक रहा था जैसे किसी खास मौके का इंतजार कर रहा। मैं उसे सारा सामान दिखाता हूँ जिस पर वह सब कुछ ध्यान से चेक करती है, फिर सिर हिला देती है। रिकॉर्डर सेंटर टेबल पर फूलदान के अंदर रहेगा और कैमरा टीवी के पास रखा जाएगा, उसका एंगल सीधे सोफे की तरफ होगा। वह पूरी प्लानिंग समझाती है और हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान में रखती है। अगले 3 दिनों तक हम कई बार रिहर्सल करते हैं, माँ के घर में आने से लेकर बैठने तक। वो क्या कह सकती हैं, हम कैसे जवाब देंगे, हर चीज पहले से तय कर ली जाती है, जिस पर झोंग्यू मुझे खास तौर पर समझाती है। उस दिन तुम्हें ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा की तरह ऑफिस से घर लौटना। अगर तुम जरूरत से ज्यादा अलग बर्ताव करोगे तो माँ को शक हो जाएगा। तुम बस ऐसे व्यवहार करना जैसे अभी अभी तुम्हें सच पता चला और तुम गुस्से में उनसे सवाल पूछ रहे हो। मैं वही बहू बनूंगी जो दुखी है लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। तुम्हारा काम होगा गुस्सा दिखाना और उनकी भावनाओं को भड़काना, मेरा काम होगा कमजोर दिखना ताकि वो खुद को जीतता हुआ समझे और घमंड में सारी सच्चाई बोले। मैं उसे देखता रहता हूँ, उसकी इंसानी सोच को समझने की क्षमता मुझे हैरान कर रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आता है उसे यह सब मेरी माँ ने ही सिखाया था। 2 सालों की यातना दी, तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं धीरे से कहता हूँ, जिस पर झोंग्यू कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता है और आखिरकार फैसला करने वाला दिन आ जाता है, महीने की पहली तारीख। सुबह से ही मेरा मन बेचैन था। मैं ऑफिस में बैठा था लेकिन मेरा ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। सुबह 9:58 पर झोंग्यू का मैसेज आता है, उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, आ गई। यह देखते ही मैं तुरंत अपने मैनेजर से इमरजेंसी का बहाना बनाता हूँ और ऑफिस से निकल जाता हूँ। लेकिन मैं सीधे घर नहीं जाता क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद मुझे अपनी माँ लियो मेई दिखाई देती है। उनके हाथ में सस्ते कपड़े का एक बैग है और वह आराम से हमारी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर कार स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने समय पहले से गिना हुआ था। घर पहुंचने के बाद कुछ देर में वह झोंग्यू को ताने देना शुरू करेंगी, फिर धीरे धीरे उनका मूड चढ़ेगा और लगभग 15 मिनट बाद वह सबसे ज्यादा खुलकर बोलेंगी। मुझे ठीक उसी समय घर पहुंचना था ताकि ऐसा लगे जैसे मैं गलती से यह सब सुन रहा हूँ। कार पार्किंग में खड़ी थी और मैं अंदर बैठकर घड़ी की सुइयों को देखता रहता हूँ। मेरा दिल लगातार तेज धड़क रहा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होने जा रहा था और वह भी इस तरह। 15 मिनट पूरे होते मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ ताकि मैं ऑफिस से थका हुआ लौटता हुआ लगे। फिर लिफ्ट में चढ़कर ऊपर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं घर के दरवाजे के पास पहुंचता हूँ मुझे अंदर से माँ की आवाज सुनाई देती है, तुझे 300 युआन देती हूँ, यही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तू ली हाउस से मेरी शिकायत करने की हिम्मत करती है। सुन ले झोंग्यू, हमारे लिए परिवार का पैसा पेड़ों पर नहीं होता। मैं चाबी निकालता। शुरू में मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे लेकिन जैसे ही चाबी लॉक में जाती है मेरे हाथ स्थिर हो जाते हैं और मेरी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। असली खेल अब शुरू होने वाला था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। माँ, आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। टेबल पर 300 युआन के नोट रखे हुए थे जो बेहद चुभने वाले लग रहे थे। लियो मेई एक पल के लिए साफ घबरा जाती है। उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा अभी पूरी तरह गायब भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका चेहरा और अजीब लग रहा था। बेटा, तू इस वक्त घर कैसे आ गया? उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है, जिस पर मैं अपना बैग जोर से दरवाजे के पास फेंक देता हूँ। अगर मैं घर नहीं आता तो आपकी ये बातें कैसे सुन पाता? 300 युआन, क्या यही वो 30,000 युआन का खर्चा है जिसके बारे में माँ कहती थी? मेरी आवाज दबे हुए गुस्से से भरी हुई थी, जिस पर लियो मेई का चेहरा तुरंत बदल जाता है, लेकिन वह बहुत जल्दी खुद को संभाल लेती है। आखिर वह एक अनुभवी खिलाड़ी होती है। बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हें अपनी इस बीवी को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। जिस पर वह झोंग्यू की तरफ उंगली करके उल्टा उसी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। मैं हर महीने इसे 30,000 युआन देती हूँ, लेकिन ये ऐसा खर्च करती है कि कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाता है। इस महीने फिर मेरे पास पैसे मांगने आते, जिस पर गुस्से में मैंने इसे पहले सिर्फ 300 युआन दिए ताकि इसे सबक मिले और ये बचत करना सीखे। लेकिन इसे पता था कि ये जाकर तुम्हारे पास मेरी शिकायत कर देगी। ऐसी औरत का दिल बहुत खराब होता है। ये सिर्फ माँ बेटे के रिश्ते में
उसकी बातें इतनी स्मूथ और बिना किसी कमी के निकलती हैं कि अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट न देखा होता तो शायद मैं भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता और उल्टा जोयू को ही डांट देता। जिस पर मैं ठंडी हंसी हंसते हुए कहता हूँ, माँ आप कह रही हैं कि हर महीने जोयू को 30,000 युआन देती है ना? लियू मेई सीना तान कर कहती है, क्या मैं अपने बेटे से झूठ बोलूंगी? ठीक है, फिर मैं जोयू की तरफ मुड़ता हूँ। माँ कह रही है कि हर महीने तुम्हें 30,000 युआन मिलते हैं, क्या तुम्हें मिले? जिस पर जोयू सिर उठाती है, उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान होते हैं। वह माँ की तरफ एक नजर देखती है और फिर धीरे से सिर हिला देती है, नहीं मुझे कभी नहीं मिले। यह सुनते ही लियू मेई आग बबूला हो जाती है और जोयू की तरफ उंगली करके चिल्लाती है, झूठी और एहसान फरामोश, मैंने तुझे इतना अच्छा रखा और तू मेरे बेटे के सामने मुझे बदनाम कर रही है। मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। यह कहते हुए वह जोयू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है, जिस पर मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। बस मेरी तेज आवाज सुनकर वह डर जाती है और मुझे घूर कर देखने लगती है। फिर मैं बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता हूँ, माँ मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, मेरी सैलरी हर महीने 60,000 युआन है और वह आपके कार्ड में ट्रांसफर होती है, सही है? वह बिना सोचे जवाब देती है, हाँ। और आप जोयू को सिर्फ 300 युआन देती हैं, सही है? नहीं, मैं उसे 30,000 देती हूँ। वह अभी भी बहाना बनाने की कोशिश करती है, जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, तो बाकी 59,700 युआन कहाँ गए? अब उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगती हैं। मैं तुम्हारे लिए बचाकर रख रही थी, तुम्हारे भले के लिए बचाकर रख रही थी। मैं हंस पड़ता हूँ, लेकिन मेरी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुँचती। या फिर लीव ए के कार्ड में जमा कर रही थी। यह सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। तो तुम्हें कैसे पता? यह बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाती है और अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि उससे गलती हो गई है, जिस पर वह तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो जाता है। टीवी के पास रखा पावर बैंक जैसा दिखने वाला छुपा हुआ कैमरा लाल लाइट के साथ चमक रहा होता है और सेंटर टेबल पर रखा पेन रिकॉर्डर भी लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। मैं अपनी माँ का पीला पड़ चुका चेहरा देखता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जीत की कोई खुशी नहीं है, सिर्फ एक गहरा दुख होता है। फिर मैं उसका हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे पूछता हूँ, माँ आपके दिल में मैं और जोयू आखिर है क्या? यह सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर असली घबराहट दिखाई देती है। क्या मतलब है क्या? वह अपनी घबराहट छिपाने के लिए आवाज ऊंची करती है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे जन्म दिया है। जिस पर वह अपना पुराना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, इस परिवार के लिए करती हूँ। मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। परिवार, यह शब्द उसके मुंह से सुनकर मुझे बेहद व्यंग्यात्मक लगता है। आपके परिवार में सिर्फ आप, पापा और लीव ए है ना? फिर मैं और जोयू क्या है? क्या हम सिर्फ वो एटीएम हैं जिनके पैसों से आप लीव ए को पालती हैं? मेरे हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता है, जिस पर उसका चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ जाता है। बकवास मत कर, आखिरकार उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। लीव ए तेरा सगा भाई है, उसे शादी करनी है, घर खरीदना है, बड़ा भाई होकर थोड़ी मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा? तू हर महीने 60,000 कमाता है, उसे थोड़ा खर्च करने देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या तू अपने ही भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता? अगर मैं अपनी मर्जी से दूं तो उसे मदद कहते हैं, मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, लेकिन जो पैसे आपने चोरी से लिए उसे चोरी कहते हैं। चोरी शब्द सुनते ही वह पूरी तरह पागल हो जाती है। नालायक, वह कांपते हुए मेरी तरफ उंगली करती है। एक पराई औरत के लिए तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है? जिस पर उसका निशाना फिर जोयू की तरफ मुड़ जाता है। सब कुछ इसी मनहूस औरत की वजह से हुआ है। जिस दिन से ये इस घर में आई है, हमारे घर में कभी शांति नहीं है। इसने मेरे बेटे पर कौन सा मैजिक कर दिया है कि ये अपनी माँ और भाई तक को छोड़ रहा। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है और वह फिर से जोयू को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार जोयू पीछे नहीं हटती। वह बस शांत बैठी रहती है और एक जोकर की तरह लियू मेई को देखती रहती है, जिस पर मैं फिर से माँ का हाथ पकड़ लेता हूँ और इतना जोर से दबाता हूँ कि वह दर्द से चीख उठती है। बस अब मेरी आवाज में जरा भी भावना नहीं बची। आज के बाद इस घर में आपका स्वागत है। मेरी बात सुनकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा उससे ऐसे शब्द कहेगा। क्या कहा तूने? दोबारा बोल। मैंने कहा कृपया इस घर से बाहर जाइए। इसके बाद मैं उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगता हूँ, जिस पर वह रोना धोना शुरू कर देती है। ली हाओ, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे घर से निकाल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन मैं दरवाजा खोलकर उसे बिना किसी दया के बाहर धक्का दे देता हूँ। फिर मैं दरवाजे पर खड़ा होकर कहता हूँ, और एक बात, पिछले 2 सालों में मेरे कार्ड से जो भी पैसे आपने लिए हैं, एक एक पैसा वापस चाहिए, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। इसके बाद मैं टीवी शेल्फ और सेंटर टेबल की तरफ इशारा करता हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है सब रिकॉर्ड हो चुका है। यह सुनते ही उसकी चीखें अचानक बंद हो जाती है। वह डर से उन डिवाइसेस को देखने लगती है, लेकिन मैं उसे संभलने का मौका नहीं देता और जोर से दरवाजा बंद कर देता हूँ। धड़ाम, और उसी पल पूरी दुनिया जैसे शांत हो जाती है। मैं दरवाजे से टिककर धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ जाता हूँ, जिस पर जोयू मेरे पास आती है, मेरे सामने बैठती है और मुझे धीरे से गले लगा लेती है। सब खत्म हो गया। वह मेरे कान में फुसफुसाती है, जिस पर मैं अपना सिर उसके कंधे पर रख देता हूँ और आखिरकार मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह हार नहीं होती, बल्कि 20 साल पुरानी टूटी हुई आस्था से मिली एकमात्र राहत होती है। इसके बाद हम दोनों काफी देर तक फर्श पर बैठे रहते हैं। जब बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, तब मैं सिर उठाता हूँ, जिस पर वह मेरे आंसू पूछती है और मेरे लिए
सा मुस्कुराकर पूछती है, किस बात के लिए? मुझे छोड़कर न जाने के लिए। अगर वह मेरे साथ ना होती तो शायद मैं पूरी जिंदगी किसी झूठे इमेजिनेशन और धोखे की दुनिया में जीता रहता। एक ऐसे परिवार के बारे में जहाँ माँ को आदर्श और बेटों को आज्ञाकारी माना जाता है, लेकिन असल में मैं एक कठपुतली की तरह पूरी जिंदगी दूसरों के हाथों नाचता रहा और फिर भी खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार करता रहा। जिस पर जो यू हल्की सी मुस्कुराती है, उसकी मुस्कान में राहत की एक झलक साफ दिखाई देती है। हम पति पत्नी हैं। उसके मुंह से निकले ये कुछ शब्द किसी भी दिलासे से कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। हाँ, हम पति पत्नी हैं, एक ही टीम है, सुख दुख में साथ रहने वाले, हर मुश्किल का सामना साथ करने वाले। इसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और उसका हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर देता हूँ। चलो अब अपना वॉर ट्रॉफी देखते हैं। मैं टीवी शेल्फ के पास जाता हूँ, पावर बैंक के रूप में छुपाए गए कैमरे को उठाता हूँ और फिर पेन स्टैंड से रिकॉर्डिंग पेन निकाल लेता हूँ। हम दोनों डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जिस पर वीडियो और ऑडियो दोनों पूरी तरह सुरक्षित मिलते हैं। मैं वीडियो चलाता हूँ। स्क्रीन पर माँ का चेहरा साफ दिखाई देता है। गुस्से और लालच से भरा हुआ उसका चेहरा पूरी तरह विकृत नजर आता है। उसकी कही हुई हर बात, हर शब्द एकदम साफ रिकॉर्ड हुआ होता है। मैं स्क्रीन को देखता रहता हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती। कुल कितना पैसा हुआ? जो ही पूछती है, जिस पर मैं फोन निकालकर कैलकुलेटर खोलता हूँ। हर महीने 60,000 युआन, 2 साल यानी 24 महीने। कुल कमाई 14,40,000 युआन। माँ हर महीने जो यू को सिर्फ 300 युआन देती थी, बाकी लगभग 57,700 युआन। 2 साल में लीवेई को कुल 13,68,000 युआन ट्रांसफर हुए। इन नंबरों को देखते ही मेरी सांस थोड़ी भारी हो जाती है। 13,68,000 युआन। इतने पैसों में किसी बड़े शहर में सीधे एक शानदार घर खरीदा जा सकता है। और दूसरी तरफ मेरी पत्नी 3 युआन के डिस्काउंट कूपन के लिए तक हिसाब लगाती रही। यह पैसा हर हाल में वापस लेना होगा। जिस पर जो यू शांत आवाज में कहती है, वे लोग इतनी आसानी से पैसा वापस नहीं देंगे, खासकर लीवेई। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ, इसलिए सिर्फ माँ के पास जाने से कुछ नहीं होगा। माँ सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने वाली थी, असली फायदा उठाने वाला इंसान लीवेई है। तो तुम्हारा मतलब है कि हम सीधे उसके पास जाएं? मैं पूछता हूँ। हाँ, जो यू मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ नजर आती है। उसे पता चलना चाहिए कि उसकी ऐशो आराम की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और मुझे यकीन है कि माँ ने उसे पहले ही सब बता दिया होगा। इस वक्त शायद दोनों मिलकर हमारे खिलाफ प्लान बना रहे होंगे। हम उन्हें ज्यादा समय नहीं दे सकते। जिस पर मैं बिना हिचकिचाए कहता हूँ, कल ही हम उसके पास जाएंगे। और इस बार मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगा। मैं सोचता हूँ, जिस घर में लीवे रहता है, जिस कार में घूमता है, इस शब्द से ये शायद वह सब मेरे पैसों से खरीदा गया है। वह आराम से उस जिंदगी का मजा लेता रहा जो असल में मेरी और जोयू की होनी चाहिए थी। अब समय आ गया था कि वह सब कुछ वापस हो। इसके बाद मैं मैप ऐप खोलता हूँ और लीवे के घर का एड्रेस डालता हूँ। यही वही एड्रेस होता है जिसे पिछली फैमिली गैदरिंग में माँ बड़े गर्व से दिखा रही थी। मेरा छोटा बेटा कितना काबिल है, अपनी शादी के लिए खुद घर खरीद लिया। अब सोचता हूँ तो ये बात बेहद हास्यास्पद लगती है। कल मैं खुद उसके दरवाजे पर जाकर अपना सब कुछ वापस मांगूंगा। अगले दिन रविवार होता है। मैं और जोयू बहुत सुबह उठ जाते हैं, लेकिन आज हम घर पर नाश्ता नहीं करते। जिस पर मैं कार लेकर शहर के सबसे अच्छे कांटोनिस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता हूँ। हम ढेर सारे डिमसम ऑर्डर करते हैं, श्रिम्प डम्पलिंग, स्यूमाई, चिकन फीट और बाकी कई स्पेशल डिशेस। ये सब जोयू के पसंदीदा खाने होते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने इनमें से किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। नाश्ता खत्म होने के बाद हम घर वापस नहीं लौटते। मैं सीधे लीवे के घर की तरफ कार मोड़ लेता हूँ। वह एक नया और बेहद महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है। लिफ्ट में खड़े खड़े मुझे महसूस होता है कि जोयू मेरा हाथ कसकर पकड़ रही है, जिस पर मैं भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ। डरो मत, मैं हूँ। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। मुझे डर नहीं लगा। कुछ देर बाद हम उसके फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। मैं डोरबेल दबाता हूँ। काफी देर बाद दरवाजा खुलता है। भैया, भाभी, आप लोग यहाँ? लीवे की नजरें मुझसे बचती रहती हैं। उसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि माँ ने उसे पहले ही खबर दे दी। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? उसका चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन वह साइड में हटकर हमें अंदर आने देता है। तभी बेडरूम से एक महिला बाहर निकलती है। वह उसकी मंगेतर वांगी होती है। हमें देखकर वह भी कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आती है। ओह, बड़े भैया और भाभी दशी ही। आइए बैठिए। पूरा लिविंग रूम शानदार सजावट से भरा होता है। एक नजर में ही समझ आ जाता है कि यहाँ काफी पैसा खर्च हुआ है। मैं कमरे के बीच में खड़ा होकर चारों तरफ नजर घुमाता हूँ, फिर सीधे लीवेई को देखता हूँ, जिस पर उसका चेहरा तनाव से भर जाता है। आज मैं यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। किस काम के लिए? वह पूछता है। वैसे ये सुनते ही वांगली का चेहरा बदल जाता है। वह पहले लीवेई को देखती है और फिर मेरी तरफ। कौन से पैसे भैया? शायद कोई गलतफहमी है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है। पिछले 2 सालों में मेरी माँ ने मेरी सैलरी कार्ड से 13,68,000 युआन निकाल कर लीवेई को दिए। ये पैसा मेरा है और अब मैं इसे वापस चाहता हूँ। ये सुनते ही वांगली की मुस्कान चेहरे पर जम जाती है। वह हैरानी से लीवेई को घूरती है। क्या ये सच है? लीवेई का चेहरा सुअर के खून जैसा लाल हो जाता है। वह काफी देर तक हकलाता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। आखिरकार वह चिल्लाकर कहता है, हाँ तो क्या हुआ? माँ ने मुझे दिए थे, मैंने चोरी नहीं की।
आप मेरे बड़े भाई हो, आपका पैसा भी तो परिवार का पैसा है। मैंने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया? मैं उसे घूरते हुए पूछता हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह गर्दन तान कर जवाब देता है, जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। फिर जेब से फोन निकालता हूँ, रिकॉर्डिंग फाइल खोलता हूँ और प्ले बटन दबा देता हूँ। अगले ही पल माँ की घबराई हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। क्या मैं वो पैसा लीवे के कार्ड में सेव नहीं कर रही थी? ये आवाज सुनते ही लीवे का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वांग ली के चेहरे के भाव तो उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और दोनों की तरफ देखता हूँ। अब क्या मुझे बैंक ट्रांसफर की पूरी स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ेगी? ली वेई पूरी तरह पिचक जाता है, जैसे कोई हारा हुआ गुब्बारा, जिस पर मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ। एक हफ्ता, पूरा 13,68,000 युआन मेरे अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए, एक भी युआन कम नहीं। अगर एक हफ्ते बाद पैसा नहीं आया तो ये रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट दो जगह भेजे जाएंगे। पहली जगह कोर्ट और दूसरी जगह तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले। मेरी बात किसी हथौड़े की तरह उन दोनों पर गिरती है और उसी के साथ उनके झूठे वैभव की पूरी इमारत हिल जाती है, जिस पर वांग ली का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है। वह पहले मुझे देखती है, फिर ली वेई को। उसकी आंखों में पहले हैरानी दिखाई देती है, फिर शक और आखिर में सिर्फ ठंडा तिरस्कार। मैं एक शब्द भी और नहीं कहता, जो कहना था कह चुका होता। इसके बाद मैं जोयू का हाथ पकड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। ली वेई हमें नहीं रोकता, वांग ली भी नहीं। दोनों ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उनकी आत्मा निकल चुकी है। पीछे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आती है। धड़ाम, हम लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं। बंद जगह में सिर्फ मेरी और जोयू की सांसों की आवाज सुनाई देती है। लिफ्ट के शीशे में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। हम दोनों शांत दिखते हैं, लेकिन चेहरे पर तूफान के बाद वाली थकान साफ दिखाई देती है। चलो घर चलते हैं, जिस पर जोयू सिर हिलाती है और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है। लेकिन मैं जानता हूँ असली तूफान अभी शुरू हुआ। उस बंद दरवाजे के पीछे एक नई लड़ाई भड़क चुकी है। 13,68,000 युआन। वांग ली की कांपती हुई आवाज कांच पर नाखून घिसने जैसी सुनाई देती है। लीवी, मुझे साफ साफ समझाओ, आखिर ये सब क्या है? जिस पर लीवी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह वांग ली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो माँ ने कहा था कि बड़े भैया का पैसा वैसे भी सेविंग के लिए ही है। चटक, एक जोरदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज जाता है, जिस पर वांग ली का हाथ हल्का सा कांप रहा होता है। तुम्हारी माँ ने कहा था, तो अगर वो तुम्हें चोरी करने को कहती तब भी तुम चोरी करते? ये सुनकर लीवी अपना गाल पकड़ लेता है और आखिरकार भड़क पड़ता है। मैंने अपने बड़े भाई के थोड़े पैसे ही तो खर्च किए हैं। थोड़े पैसे? वांग लिए ठंडी हंसी हंसती। 1 मिलियन युआन से ज्यादा को तुम थोड़े पैसे कहते हो? लीवी, तुम्हें भाभी है, इसका मतलब क्या है? जिस पर वह पूरे घर की तरफ उंगली कर देती है। इसका मतलब है कि जिस घर में हम अभी खड़े हैं वह चोरी के पैसों से खरीदा गया है। हमारी कार चोरी के पैसों से खरीदी गई है। यहाँ तक कि मेरी उंगली में जो डायमंड रिंग है वह भी चोरी के पैसों से खरीदी गई है। उसकी आवाज और ठंडी होती जाती है। वांग ली किसी मेहनती और जिम्मेदार आदमी से शादी करना चाहती है, किसी ऐसे परजीवी से नहीं जो अपने बड़े भाई का खून चूसकर जिंदा रहता हो। उसका हर शब्द सीधे लीवी के दिल में घुसता है, जिस पर उसका चेहरा लाल से सफेद और फिर सफेद से राख जैसा पड़ जाता है। तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैंने गलत कहा? वांग ली उसे घूरते हुए जवाब देती है, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? तुम्हारी सैलरी सिर्फ 8,000 युआन महीना है। तुम घर की डाउन पेमेंट और रेनोवेशन का खर्च कैसे उठा सकते थे? मैं हमेशा सोचती थी कि ये दोनों बुजुर्गों की बचत होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरा परिवार मिलकर चोरी कर रहा है। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेती है। अब उसकी आंखों में सिर्फ बेरुखी बची होती है। सुन लो लीवी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो। एक हफ्ते के अंदर अगर तुम वो पैसा वापस नहीं कर पाए तो हम तुरंत ब्रेकअप कर देंगे। शादी कैंसिल। मैं ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह कहकर वह मुड़ती है और सीधे बेडरूम में चली जाती है। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब पूरे लिविंग रूम में सिर्फ लीवी अकेला खड़ा रहता है। उसका गाल दर्द कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा दर्द में होता है, क्योंकि वह जानता है कि वांग ली मजाक नहीं कर रही। अगर पैसा वापस नहीं हुआ तो शादी सच में खत्म हो जाएगी। जिस पर वह कांपते हाथों से फोन निकालता है और उस इंसान को कॉल करता है जिसने उसे इस मुसीबत में डाला था। वही इंसान जो शायद उसे बाहर भी निकाल सकता था। फोन जुड़ते ही वह रोने लगता है। माँ, बड़ी मुसीबत हो गई। उधर लियो में भी घर में बेचैन बैठी। पूरी दोपहर वह लीवी के फोन का इंतजार करती है। उसके हिसाब से मैंने जो किया था वह सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था। उसे पूरा भरोसा था कि जब मेरा गुस्सा शांत होगा तो खून का रिश्ता फिर जीत जाएगा। उसने तो पहले से बहाने भी सोच रखे थे। अगर मैं झुक जाता तो वह भी थोड़ा नरम पड़ जाती और कहती कि बाद में धीरे धीरे जोयू को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन तभी लीवी का रोता हुआ फोन आता है। क्या हुआ? रो क्यों ना आए राय, निकम्मे कहीं के? लियो मेई जोर से डांटती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद घबराई हुई होती है, जिस पर लीवी अभी अभी हुई सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वह थोड़ा नमक मिर्च लगाकर पूरी कहानी सुनाता है, खासकर मेरे सख्त रवैये और वांग ली के ब्रेकअप वाले अल्टीमेटम पर ज्यादा जोर देता है। माँ, घर की डाउन पेमेंट, रेनोवेशन, कार सब बड़े भैया के पैसों से खरीदे गए। अगर वह कोर्ट चले गए तो क्या ये सब वापस ले लिया जाएगा? तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फोन के उस पार उसकी घबराहट साफ सुनाई देती है, जिस पर लियो मेई का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था आखिर वही हो गया। उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा इस बार सच में उसके खिलाफ खड़ा हो गया।
घबराने की जरूरत नहीं है, वह तुरंत खुद को संभालती है। अभी आसमान नहीं टूट पड़ा। इसके बाद वह तेजी से कोई रास्ता सोचने लगती है। पैसा वापस करना नामुमकिन। 1 मिलियन से ज्यादा युआन तो पहले ही घर, कार और लीवी की इज्जत में बदल चुके थे। वह पैसा वापस नहीं निकाला जा सकता था, जिस पर उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। अगर प्यार से काम नहीं बनता तो दबाव से बनाना होगा। सुनो, तुम अभी बांग्ले के पास मत जाना। लियू मई धीरे से कहती है, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह बाहर से कितना भी सख्त दिखे, लेकिन उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है परिवार। वह माँ बाप और रिश्तों को बहुत महत्व देता है। माँ, आपका मतलब क्या है पाए? जिस पर लियू मई के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है ना? एक बाहरी औरत के लिए अपनी माँ और भाई को छोड़ना चाहता है। ठीक है, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि परिवार छोड़ने की कीमत क्या होती है। मैं पूरे खानदान को उसके खिलाफ कर दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि वह कितना बड़ा नालायक बेटा है। मैं उसे पूरे परिवार में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। यह एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है, रिश्तों और परंपराओं से बुना हुआ एक ऐसा जाल जिसमें मैं पूरी जिंदगी फंसा रह सकता था। माँ, क्या ये सच में काम करेगा? लीवी हिचकिचाते हुए पूछता है। काम करेगा या नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। तुम बस इंतजार करो। मैं अभी बड़े भाई साहब, छोटी बहन और दादा दादी सबको फोन करती हूँ। कल दादाजी के घर फैमिली मीटिंग होगी। मुझे यकीन है सब बड़े बुजुर्गों के सामने वह इतना घमंडी नहीं बन पाएगा। फोन काटते ही लियू मई तुरंत कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लेती है और पहला नंबर मिलाती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, उसकी आवाज अचानक दुख और बेबसी से भर जाती है। हेलो बड़े भैया, मैं लियू मई बोल रही हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। लिहाओ मुझे जीते जी मार डालना चाहता है और इसी तरह मेरे खिलाफ सावधानी से रची गई एक पारिवारिक अदालत का पर्दा उड़ जाता है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसी रात मैं और जो यू डिनर खत्म ही करते हैं कि मेरा फोन बज उठता है। एक अजनबी लैंडलाइन नंबर। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो श्याओ हाओ। फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज आती है। दादाजी, मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना। उनकी आवाज आदेश जैसी होती है, जिसे मना करना लगभग नामुमकिन होता है। छोयू को भी साथ लेकर आना। तुम्हारी माँ और भाई भी आएंगे। घर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं। तुम दोनों भाइयों का मामला सबके सामने साफ किया जाएगा। इतना कहकर दादाजी फोन काट देते हैं। मैं फोन हाथ में लिए वहीं खड़ा रह जाता हूँ, जिस पर मैं जोयू की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत है, लेकिन हम दोनों समझ चुके होते हैं कि यह कोई सामान्य फैमिली मीटिंग नहीं। वह धीरे से सिर्फ 3 शब्द कहती है, हॉन्गमैन बैंक्वेट, यानी एक जाल। अगली सुबह 9:30 बजे मैं और जोयू दादाजी के घर पहुंचते हैं। यह वही पुरानी कॉलोनी होती है जिसमें मेरी पूरी बचपन की यादें बसी होती हैं। एक ऐसी जगह जिसे मैं हमेशा अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता था। लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी अदालत में पेश होने जा रहा हूँ। रास्ते भर जोयू बहुत शांत रहती है। उसके चेहरे पर कोई भावना दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ तो उसकी हथेली से आती दृढ़ता मुझे साफ महसूस होती है। डरो मत। वह उल्टा मुझे दिलासा देती है, डरने वाले हम नहीं हैं। इसके बाद हम दोनों साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। दरवाजा आधा खुला होता है। अंदर से धीमी आवाजें और मेरी माँ की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता हूँ। पूरा लिविंग रूम लोगों से भरा होता है। दादा दादी सबसे आगे बैठे होते हैं। उनके चेहरे गंभीर दिखाई देते हैं। बड़े चाचा, छोटी बुआ और कई दूसरे रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद होते हैं। सब लोग 2 कतारों में बैठे होते हैं, जिस पर पूरा माहौल किसी फैमिली मीटिंग से ज्यादा एक अदालत जैसा महसूस होता है। और मैं जान जाता हूँ असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। और मेरी माँ, लियू मई और लीवी एक छोटी सी बेंच पर बैठे हुए होते हैं। माँ की आंखें रो रो कर सूज चुकी होती हैं और वह टिश्यू से अपने आंसू पोंछ रही होती है। वहीं लीवी सिर झुकाए बेहद उदास और टूटा हुआ सा बैठा होता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, पूरे कमरे की आवाजें अचानक थम जाती हैं, जिस पर वहाँ मौजूद दर्जन भर लोगों की नजरें एक साथ हमारी तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे गुनहगार हम हों, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। आ गए तुम लोग? जिस पर दादाजी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जमीन पर ठक ठक करते हैं और उससे एक भारी आवाज गूंजती है। फिर वह कमरे के बीचों बीच इशारा करते हैं, जहाँ पहले से हमारे लिए 2 कुर्सियां रखी हुई होती हैं। वे कुर्सियां बाकी सभी लोगों के सामने होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे 2 अपराधियों के लिए रखी गई हो। मैं और चू न्यूएत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शांति से जाकर उन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दादाजी पूरे कमरे पर नजर घुमाते हैं और धीरे से बोलना शुरू करते हैं। अब सब लोग आ चुके हैं। आज मैंने सबको यहाँ किसी और वजह से नहीं बुलाया, सिर्फ इन दोनों भाइयों के मामले की वजह से। जिस पर वह पहले मेरी तरफ देखते हैं, फिर लीवी की तरफ। इसके बाद उनकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर टिक जाती है। तुम्हारी माँ कहती है कि तुम अपने छोटे भाई से रिश्ता तोड़ना चाहते हो और उसे कोर्ट तक घसीटना चाहते हो। वह कहती है कि तुमने इस परिवार के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुम्हारा भाई बस थोड़ा सा पैसा खर्च करता है और तुम उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वह यह भी कहती है कि यह सब चुन्युएत की भड़काने की वजह से हो रहा है। क्या ये सच है? उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, लेकिन हर शब्द ऐसा लगता है जैसे हजारों किलो वजन लिए हुए। साफ था कि वह पहले से ही मुझे दोषी मान चुके होते हैं, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही माँ का रोना शुरू हो जाता है। पिताजी, आप उससे मत पूछिए। जिस पर वह जोर जोर से रोने लगती है। गलती मेरी, मैं ही निकम्मी माँ हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। मुझे छोटे बेटे की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सांप को दूध पिलाया, मैंने इसे पाल
आज एक बाहरी औरत की वजह से यह अपनी सगी माँ को जेल भिजवाना चाहता है। यह कहते हुए वह चू न्यूएट को नफरत भरी नजरों से घूरती रहती है, जिस पर दूसरी बुआ सबसे पहले बोल पड़ती है, क्या हाउ, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? घर के लोगों के बीच की बात है, बैठकर आराम से सुलझा नहीं सकते थे क्या? कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत थी? इसके बाद बड़े चाचा भी भौहें से कोट देते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे कुछ पैसे खर्च कर लेता है तो क्या हो गया, वह कोई बाहर वाला थोड़ी है, आखिर खून का रिश्ता है। लगता है शादी के बाद तुम अपनी माँ को भूल गए। उनकी बातें एक के बाद एक तीर की तरह मेरी तरफ आती रहती है, लेकिन उनमें से किसी को भी सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। वे सिर्फ माँ की बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वह खुद को पीड़ित दिखा रही होती है। उनकी नज़र में परिवार सबसे ऊपर होता है, खून का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे बिना शर्त अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मैं बेटा हूँ, इसलिए मुझे बिना शर्त अपनी माँ की बात माननी चाहिए। और न्यूएट वह हमेशा एक बाहरी इंसान ही रही है। वहीं लीवी सिर झुकाए बैठा रहता है, उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहा हो। लेकिन जब मैं उसकी आंखों में छिपकर झांकती हुई नजर देखता हूँ तो मुझे वहाँ पछतावे की जगह एक हल्की सी जीत की खुशी दिखाई देती है। यही उनका प्लान था, पूरे खानदान का दबाव बनाकर मुझे झुकाने का प्लान। जब सब लोग अपनी बातें खत्म कर लेते हैं तो सभी मेरी तरफ देखने लगते हैं। वे मेरे पछतावे और माफी का इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर दादाजी फिर अपनी छड़ी ठोकते हैं। टीवे हो, सबकी बातें तुमने सुन ली, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई क्या तुम्हारे अपने नहीं? क्या तुम मेरी इज्जत रखकर और अपने पूर्वजों की इज्जत रखकर यह मामला यही खत्म नहीं कर सकते? उनकी नजरें मुझ पर जमी रहती हैं, वह नजर किसी विरोध की इजाजत नहीं देती। जो रिकॉर्डिंग और बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे पास हैं, उन्हें अभी सबके सामने निकालो, उन्हें डिलीट करो, फिर अपनी माँ और भाई से माफी मांगो। इसके बाद हम सब पहले की तरह एक परिवार रहेंगे। मैं दादाजी के गंभीर चेहरे को देखता हूँ, उनकी बातें किसी आखिरी फरमान की तरह सुनाई देती हैं, जिसमें मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा गया होता है, आज्ञा मानने का। पूरा कमरा इतना शांत हो जाता है कि जैसे वहाँ गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनाई दे सकती है। सभी लोग मुझे घूर रहे होते हैं, वे ऐसे लग रहे होते हैं जैसे गिद्धों का झुंड हो जो मेरे सिर झुकाने का इंतजार कर रहा हो ताकि मेरी आखिरी इज्जत भी नोच सके। माँ का रोना अब धीरे धीरे कम हो चुका होता है और उसकी जगह संतुष्टि भरी सिसकियां ले चुकी होती हैं। वहीं लीवी भी थोड़ा सिर उठाता है, जिसके होठों पर एक मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान उभरती है। उन लोगों को लगता है कि वे जीत चुके हैं, कम से कम वे ऐसा ही सोच रहे होते हैं। लेकिन उसी जानलेवा खामोशी के बीच मैं अचानक हंस पड़ता हूँ, जिस पर दादाजी की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? उनकी आवाज में साफ नाराजगी सुनाई देती है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर चू न्यूएट भी मेरे साथ खड़ी हो जाती है। वह मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी होती है, कंधे से कंधा मिलाकर। इसके बाद मैं अपनी जेब से फोन निकालता हूँ और सबके सामने प्ले बटन दबा देता हूँ। अगले ही पल एक बेहद तीखी, कड़वी और सबको पहचान में आने वाली महिला की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। मैंने उसे 300 युआन दिए, यही बहुत है। क्या वह इतनी हिम्मत करती है कि ली हाउ से शिकायत करे कि पैसे कम हैं? मैं बता रही हूँ जो न्यूएट, हमारे लिए परिवार का पैसा हवा से नहीं आता। रिकॉर्डिंग बजते ही पूरा कमरा पत्थर की तरह शांत हो जाता है, जिस पर माँ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वह अविश्वास से मेरे फोन को घूरती रहती है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है, मेरी गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, 300 युआन, यही वो 30,000 युआन हैं जिनकी बात आप कर रही थी। फिर माँ की सफाई देने वाली आवाज आती है, मैं हर महीने उसे 30,000 देती हूँ, अगर वह कुछ ही दिनों में सब खर्च कर देती है तो मैं क्या करूँ? जिस पर रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज और सख्त हो जाती है, तो बाकी 29,700 युआन कहाँ गए? पैसे कहाँ हैं? इसके जवाब में माँ कहती है, मैंने वो पैसे तुम लोगों के लिए बचा कर रखे थे, तुम लोगों की भलाई के लिए। मैं तुरंत पूछता हूँ, बचा कर रखे थे या फिर लीवी के कार्ड में डाल दिए थे? और यही सबसे अहम लाइन होती है। पूरा कमरा सांस रोककर सुन रहा होता है। फिर रिकॉर्डिंग में माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, तो तुम्हें कैसे पता? बस यही एक सवाल किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। यही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है, जिस पर लीवी के चेहरे का सारा खून उड़ जाता है, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह कुर्सी पर धंस जाता है। माँ का पूरा शरीर कांपने लगता है, उनके होंठ हिलते रहते हैं, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकल पाता। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मैं फोन बंद करता हूँ और वापस जेब में रख देता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता, बस ठंडी नजरों से वहाँ बैठे हर इंसान को देखता हूँ। आखिर में मेरी नजर दादाजी पर जाकर रुकती है। उनका हाथ छड़ी को इतनी जोर से पकड़े होता है कि नसें तक उभर आती है। वह मुंह खोलते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाते। पूरे खानदान की तथाकथित इज्जत और न्याय इस छोटी सी रिकॉर्डिंग के सामने चकनाचूर हो चुका होता है। जो कमरा कुछ देर पहले शोर से भरा हुआ था, अब वहाँ ऐसी खामोशी छा जाती है कि लोगों की धड़कनें तक सुनाई देने लगती है। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब किसी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सच्चाई एक जोरदार थप्पड़ बनकर सबके चेहरों पर पड़ चुकी होती है और वह थप्पड़ बुरी तरह दर्द दे रहा होता है। अचानक माँ अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती है। उनकी हालत किसी पागल इंसान जैसी दिखाई देती है। बाल बिखरे हुए होते हैं और चेहरा बेहद डरावना लग रहा होता है, लेकिन वह ना मुझे देखती है न किसी रिश्तेदार को। उनकी आंखें सीधे छू न्यूएट पर जाकर टिक जाती है और वह नजर ऐसी होती है जैसे वह उसे जिंदा निकल जाना चाहती है। तू ही है, सब तेरी वजह से हुआ है, बदनसीब औरत। जिस पर माँ अचानक पागलों की तरह चीखते हुए छू न्यूएट की तरफ झपट पड़ती है। तूने मुझे
मुझे फंसाया है, तूने ही मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं आज तुझे मार डालूंगी, इस घर को बर्बाद करने वाली लोग। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, जिस पर मैं तुरंत एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ और चू न्यूएट के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूँ। माँ का हाथ जैसे ही हमारी तरफ आता है, मैं उसे बीच में ही पकड़ लेता हूँ और जोर से पीछे धक्का दे देता हूँ, जिस पर वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे जाती है और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। बस बहुत हो गया, मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, फिर भी माँ आप अपनी गलती मानने की बजाय किसी और पर दोष डालना चाहती हैं। माँ जमीन पर बैठ जाती है और फिर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार उनका रोना कोई नाटक नहीं होता। यह पूरी तरह टूट जाने और पागलपन की हालत होती है। अब मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं है, मर जाना ही बेहतर है। जिस पर वह फर्श पर हाथ पटक पटक कर रोने लगती है और हंगामा मचाने लगती है। मैंने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए मेहनत की, मैंने आखिर कौन सी गलती कर दी? लीवी तेरा छोटा भाई, क्या तू उसे थोड़ा सहारा भी नहीं दे सकता था? तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या तू अपनी सगी माँ को मार डालना चाहता है? एक बार फिर वह रिश्तों और भावनाओं का सहारा लेकर मुझे बांधने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, जिस पर मैं उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता और सीधे दादाजी की तरफ मुड़ जाता हूँ। दादाजी, मैं शांत आवाज में कहता हूँ, अब भी आपको लगता है कि गलती मेरी है? अब भी आपको लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए? यह सुनकर दादाजी का चेहरा कभी हरा तो कभी सफेद पड़ने लगता है। अगले ही पल वह अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारते हैं। पूरे कमरे में तेज आवाज गूंज उठती है। शर्मनाक, ये सब बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन इस बार उनका गुस्सा मेरी तरफ नहीं होता। उनकी नजरें माँ और लीवी पर टिकी होती है। माँ अभी भी जमीन पर बैठी होती है, जबकि लीवी बुरी तरह घबराया हुआ कुर्सी पर जड़ बना बैठा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है, जिस पर दादाजी छड़ी उठाकर सीधे लीवी की तरफ इशारा करते हैं। और तुझे अपने बड़े भाई के पैसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई? इतने साल पढ़ाई की और आखिर सीखा क्या? क्या सारी पढ़ाई कुत्तों को खिला दी? इसके बाद दादाजी अपना फैसला सुनाते हैं, यह पैसा हर हाल में वापस किया जाए। यह सुनते ही लीवी का शरीर कांप उठता है। वहीं माँ का रोना भी अचानक रुक जाता है। नहीं, वह जोर से चिल्लाती है, हम वापस नहीं कर सकते। वह पैसा घर और कार खरीदने में लग चुका है, अब कहाँ से लाएं इतना पैसा? लेकिन दादाजी का रवैया बिल्कुल सख्त होता है। तो घर बेचो, कार बेचो, लेकिन पैसा वापस करना ही होगा। मैं यह पूरा तमाशा देखता रहता हूँ, लेकिन अजीब बात यह होती है कि मेरे अंदर जीत की कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि मुझे दादाजी के न्याय की जरूरत ही नहीं थी। मुझे चाहिए था एक पूरी आजादी, एक पूरी मुक्ति, जिस पर मैं धीरे से बोलता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं शांत स्वर में आगे कहता हूँ, यह पैसा लौटाए या न लौटाए, अब इससे किसी और का कोई लेना देना नहीं है। ये मामला सिर्फ मेरे और इसके बीच का है और अब इसे कानून तय करेगा। मैं कुछ पल रुकता हूँ, फिर वहाँ मौजूद हर इंसान की तरफ नजर घुमाता हूँ। इसके बाद मैं साफ साफ कहता हूँ, आज से मैं और चूंगेट आप सभी लोगों से हर रिश्ता खत्म करते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, इन सभी रिश्तों का आज यही अंत होता है। आज के बाद हम सिर्फ अजनबी होंगे। मेरी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन मैं किसी का चेहरा देखने के लिए भी नहीं रुकता। मैं चो न्यूएट का हाथ पकड़ लेता हूँ, चलो, जिस पर हम दोनों मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे से दादाजी की गुस्से भरी आवाज गूंजती है, नालायक, क्या तू पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ना चाहता है? इसके साथ ही माँ की चीखती हुई आवाज भी सुनाई देती है, लिहाओ, तू नहीं जा सकता। अगर तू चला गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं चो न्यूएट का हाथ मजबूती से पकड़े आगे बढ़ता रहता हूँ। फिर मैं उस भारी लकड़ी के दरवाजे को खोल देता हूँ। दरवाजे के बाहर चमकती हुई धूप हमारा इंतजार कर रही होती है। उसकी गर्म किरणें मेरे और चू न्यूएट के ऊपर पड़ती है और उस पल हमें सिर्फ एक चीज फील होती है, आजादी। घर लौटते समय मैं और चू न्यूएट दोनों चुप रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं और वही हमारे दिल की सारी बातें कह रहे होते हैं। यह दुख नहीं था, यह राहत थी। वह राहत जो सालों से उठाए जा रहे बोझ को उतार देने के बाद मिलती है। वह राहत जो सारी जंजीरें तोड़ देने के बाद फील होती है। जब हम अपने घर पहुंचते हैं तो पहली बार यह घर सचमुच सिर्फ हमारा लगता है। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, जिस पर बाहर की सारी परेशानियां उसी दरवाजे के बाहर रह जाती हैं। इसके बाद चू न्यूएट खिड़की के पास जाती है और सारे पर्दे खोल देती है। धूप तेजी से अंदर आती है और पूरे लिविंग रूम को रोशनी से भर देती है। फिर वह मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही होती हैं। लिहाओ, मुझे हॉटपॉट खाना है, जिस पर मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं सामान खरीदने। इसके बाद हम दोनों नीचे वाले बड़े सुपरमार्केट में चले जाते हैं। शादी के बाद ये पहली बार होता है जब हम इतने आराम से साथ बाहर निकले होते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह। हम शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए अलग अलग गलियारों में घूमते हैं। चारों तरफ सामान से भरी शेल्फ लगी होती है और मुझे ये सब किसी सपने जैसा फील होने लगता है। वहीं चू न्यूएट की आंखें लगातार चमक रही होती हैं। वह किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज को उत्सुकता से देख रही होती है। अचानक वह प्रीमियम बीफ का एक डिब्बा उठाती है, लेकिन कीमत देखते ही उसे वापस रखने लगती है, जिस पर मैं वह डिब्बा उसके हाथ से लेकर सीधे कार्ट में रख देता हूँ। सुनो, आज के बाद तुम्हारा जो मन करेगा हम वही खरीदेंगे, अब कभी कीमत देखकर फैसला नहीं करेंगे। यह सुनकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस जोर से सिर हिला देती है। इसके बाद हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, ताज़ा बीफ, क्रंची मीट, झींगे, मशरूम, सब्जियाँ और हॉटपॉट के लिए जरूरी
आकर हम दोनों किचन में बिजी हो जाते हैं। वह सब्जियां धोती है, मैं मीट काटता हूँ और इसी बीच हम छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। किचन में खाने की खुशबू फैलने लगती है, लेकिन उसके साथ एक और खुशबू भी होती है, घर की खुशबू, परिवार की खुशबू। बहुत जल्द चूल्हे पर रखा सूप तेज उबलने लगता है। लाल मिर्च और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सामने उबलते हुए हॉट पॉट को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पिछले 2 सालों का सारा दुख और ठंडापन इसी उबलते हुए बर्तन में घुलकर खत्म हो जाएगा। मैं बीफ का एक टुकड़ा उठाता हूँ, उसे 7-8 सेकंड तक हॉट पॉट में डुबोता हूँ, फिर उसे चूल्हे के बाउल में रख देता हूँ। वह धीरे से उसे उठाती है, फूंक मारती है और फिर सावधानी से उसे मुंह में डालती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू की बूंदें सीधे सॉस बाउल में गिरती हैं। मैं घबरा जाता हूँ, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? जिस पर वह तुरंत सिर हिलाती है। वह रो भी रही होती है और मुस्कुरा भी रही होती है। नहीं, वह रुंधी हुई आवाज में कहती है, बहुत स्वादिष्ट है। बस मुझे लग रहा है कि मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। यह सुनकर मैं उसके गालों से आंसू पोंछ देता हूँ। माफ करना, अब तुम्हें कभी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारी अच्छी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। जिस पर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। मैं उसे निकाल कर देखता हूँ। वो बैंक का नोटिफिकेशन होता है। प्रिय ग्राहक लीहाव, आपके अकाउंट 1 2 3 4 में 2 लाख युआन प्राप्त हुए हैं। सेंडर लीवी। आखिर उसने पैसे लौटाने शुरू कर दिए थे। लगता है वांग ले का दबाव पूरे परिवार और मेरे दबाव से भी ज्यादा असरदार साबित हुआ था। लेकिन मैं ये बात चुंगवेट को नहीं बताता। मैं चाहता था कि यह खूबसूरत पल थोड़ा और लंबा चले। उस रात हम बहुत देर तक हॉटपॉट खाते रहते हैं, सूर्यास्त से लेकर रात गहराने तक, और आखिर में सारा खाना खत्म हो जाता है। यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना होता है, क्योंकि मैं जानता था कि हम सिर्फ हॉटपॉट नहीं खा रहे थे, हम अपनी नई जिंदगी का स्वागत कर रहे थे। हम दोबारा जन्म ले रहे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि सुकून भरे हुए दिन 1 हफ्ते से भी कम समय तक चल पाते हैं। ये वो दिन थे जब से मेरी और चुंगवेट की शादी हुई थी। हम सबसे ज्यादा एक रियल मैरिड कपल की तरह रहने लगे थे। मैं अपनी सैलरी कार्ड वापस उसके हाथ में दे देता हूँ और उसका पासवर्ड बदलकर उसकी बर्थ डेट रख देता हूँ। अब से घर की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ उसी के हाथ में रहने वाली थी, जिस पर वह उस कार्ड को पकड़कर काफी देर तक रोती रही। इसके बाद लाइवी का पैसा भी धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है, जिस पर वह मुझे मैसेज करके कुछ और दिनों की मोहलत मांगता है। वह कहता है कि उसने अपना घर बेचने के लिए लिस्टिंग लगा दी है, जिसके जवाब में मैं सिर्फ 2 शब्द भेजता हूँ, जल्दी करो। मुझे लगा था कि अब सारी चीजें कानून और पैसों के हिसाब से अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहेंगी और फिर धीरे धीरे इस कहानी का अंत हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी माँ को बहुत कम आंका था। एक ऐसी औरत जिससे कंट्रोल छीन लिया गया था और जिसके सारे झूठ सबके सामने एक्सपोज हो चुके थे। उसकी प्रतिक्रिया एक जहरीले सांप की तरह होने वाली थी, खतरनाक और बेहद ठंडी। उस दोपहर मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मीटिंग में बैठा हुआ था। तभी वाइब्रेशन मोड पर रखा मेरा फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। जिस पर मैं स्क्रीन देखता हूँ तो मैसेज श्याओ झांग का था, जो मेरा कॉलिग था। ब्रदर हाउ, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारी माँ ग्राउंड फ्लोर लॉबी में हंगामा कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ये पढ़ते ही मेरा दिल एकदम बैठ जाता है। मैं डिपार्टमेंट हेड से माफी मांगकर जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता हूँ। फिर एलिवेटर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता हूँ और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, शोर और रोने चिल्लाने की आवाजें सीधे मेरे कानों में घुस जाती हैं। जिस पर मैं सामने देखता हूँ तो भीड़ के बीचों बीच मेरी माँ ठंडी मार्बल फ्लोर पर बैठी हुई दिखाई देती है। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर आंसुओं की साफ लकीरें बनी हुई थी। वह अपनी जांघ थपथपाते हुए जोर जोर से रोती और चिल्लाती रहती है। जिस बेटे को मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया, वही आज मुझे छोड़ चाहता है। वह हर महीने 60,000 युआन कमाता है, लेकिन अपना सारा पैसा एक लोमड़ी जैसी औरत पर लुटा देता है। वह औरत हमें 1 पैसा तक नहीं देती, बल्कि मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। अब तो वह अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, मुझे घर से निकालना चाहता है। यह सुनकर आसपास के लोग उंगलियां दिखाते हुए बातें करने लगते हैं। उनकी आंखों में सहानुभूति साफ दिखाई देती है, लेकिन वह सहानुभूति मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए थी। जबकि मेरी तरफ सिर्फ तिरस्कार और आरोपों भरी नजरें आती रहती हैं, जिस पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून सिर में चढ़ गया हो। यही मेरी माँ थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह मेरी करियर और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं हिचकती थी। मैं भीड़ को चीरते हुए उनके सामने पहुंचता हूं और कहता हूं, माँ, यह कंपनी है, कोई तमाशा करने की जगह नहीं। मुझे देखते ही वह और जोर से रोने लगती हैं। आखिर तू बाहर आ ही गया, ओ नालायक बेटे। यह कहकर वह मेरे पैरों से लिपटने के लिए आगे बढ़ती हैं। वह अपना ड्रामा आखिर तक निभाना चाहती थी। अगर आज तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं मर जाऊंगी। लेकिन मैं उनकी एक्टिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि पीछे मुड़कर सिक्योरिटी कैप्टन से कहता हूँ, कैप्टन वांग, कृपया इन्हें बाहर ले जाइए। अगर ये कोऑपरेट न करें तो पुलिस बुला लीजिए। रिपोर्ट कर दीजिए कि कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है और हमारी कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। मेरी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, जिनमें जमीन पर बैठी लियू मेई भी शामिल थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सख्त हो जाऊंगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हिचकिचाते हुए कभी मेरी तरफ तो कभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर मैं सख्त आवाज में कहता हूँ, अभी क्या देख रहे हो,
जैसा कहा है वैसा करो। यह सुनते ही गार्ड्स बिना और देर किए लियो मेई के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं इसकी माँ हूँ। ली हाओ, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं बिना किसी भाव के उसे देखता रहता हूँ। और फिर दो गार्ड्स उसे घसीटते हुए कंपनी गेट के बाहर ले जाते हैं। उसके बाहर जाते ही लॉबी दोबारा शांत हो जाती है, लेकिन लोगों की नजरें अब भी स्पॉटलाइट की तरह मेरे ऊपर टिकी रहती हैं। मैं जानता था कि यह तूफान अभी बस शुरू हुआ है। मेरी करियर और शायद मेरी पूरी जिंदगी पर माँ के इस घटिया ड्रामा की वजह से एक घना कोहरा छा चुका था। माँ के बाहर जाने के बाद लॉबी का माहौल बेहद अजीब हो जाता है। कॉलीग्स मुझे बड़ी जटिल नजरों से देखते रहते हैं। कुछ को सहानुभूति थी, कुछ को जिज्ञासा थी, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में दूरी थी, क्योंकि कोई भी एक ऐसे इंसान के करीब नहीं रहना चाहता जिसे लोग नालायक बेटा मानते हो। इसके बाद अफवाहें वायरस की तरह कंपनी के हर कोने में फैलने लगती हैं, जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है। वह मुझे डांटता नहीं, बल्कि एक लंबी सांस लेकर कहता है, ली हाओ, फैमिली मैटर्स को ठीक से हैंडल करो। कंपनी काम को जरूर देखती है, लेकिन इंसान के कैरेक्टर को भी महत्व देती है। मैं नहीं चाहता कि यह मामला तुम्हें या हमारी पूरी टीम को प्रभावित करे। उसकी बातें काफी नरम थी, लेकिन मैं समझ गया था कि यह एक वार्निंग थी। अगर मैंने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो कंपनी में मेरा फ्यूचर खत्म हो सकता था। जिस पर मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, बॉस आप चिंता मत कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं एक ऐसे दबाव को फील करता हूँ जो पहले कभी नहीं किया था। माँ की यह चाल सच में मेरे सबसे कमजोर पॉइंट पर लगी थी। वह मेरी इनकम खत्म करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊं। वह मुझे ऐसी स्थिति में धकेलना चाहती थी जहां आखिर में मेरे पास सिर्फ उनके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता न बचे, और फिर मैं दोबारा उनकी कंट्रोल की हुई कठपुतली बन जाऊं। मैं अपनी डेस्क पर बैठकर थके हुए अंदाज में माथा दबाता रहता हूँ। तभी फोन फिर वाइब्रेट करता है। मैं स्क्रीन देखता हूँ। मैसेज चु नगुएत का था। तुम्हारी माँ ने अभी मुझे कॉल किया था। यह पढ़ते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है, जिस पर मैं तुरंत उसे कॉल बैक करता हूँ। उन्होंने क्या कहा? दूसरी तरफ चुन्युएट की आवाज काफी शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर दबा हुआ कंपन साफ सुनाई देता था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। बोली कि मैं बेशर्म हूँ, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसके बाद वह बताती है कि माँ ने उसकी माँ को भी फोन किया था। रो रो कर कहा था कि हम दोनों उन्हें मार डालना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुरंत तुमसे डिवोर्स ले लूं, अपने मायके वापस चली जाऊं और समाज में और शर्मिंदगी न फैलाऊं। यह सुनकर मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। मेरी माँ सच में पागल हो चुकी थी। पहले उन्होंने मेरी कंपनी में हंगामा किया और अब मेरी वाइफ की फैमिली को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। वह हम दोनों को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। जिस पर मैं भारी आवाज में पूछता हूँ, फिर तुमने क्या कहा? चु न्यूएट की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। मैंने अपनी माँ को सब सच बता दिया। मैंने कहा कि अगर उन्हें यकीन न हो तो मैं रिकॉर्डिंग्स और बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकती हूँ, और मैंने उनसे साफ कहा कि ली हाओ मेरे हस्बैंड हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। आखिर में मैंने माँ से यह भी कहा कि अगर वह उस औरत की एकतरफा बातों पर भरोसा करके मुझे दोष देती रही तो फिर भविष्य में हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा। यह सुनकर मेरी आंखें हल्की गर्म हो जाती हैं। जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, तब सिर्फ वही थी जिसने बिना एक पल सोचे मेरा साथ चुना था। जिस पर मैं धीमी आवाज में कहता हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। वह तुरंत जवाब देती है, हम पति पत्नी हैं, ऐसी बातें मत करो। फिर वह कुछ पल रुकती है और आगे कहती है, कल मेरे पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। वे हम दोनों से आमने सामने मिलना चाहते हैं, सारी बात खुद सुनना चाहते हैं और उन सबूतों को भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यह सुनकर मैं तुरंत हामी भर देता हूँ। बिल्कुल, यह तो होना ही चाहिए। मुझे हर हाल में उसके पेरेंट्स को एक जवाब देना था। मैं खिड़की के बाहर आती जाती गाड़ियों को देखता रहता हूँ, जबकि मेरे दिल के अंदर सिर्फ ठंडापन भरा हुआ था। मेरी माँ लियो मेई अब अपनी सारी नकली परतें पूरी तरह उतार चुकी थीं। उन्होंने सबसे जहरीला तरीका चुनकर मेरे खिलाफ खुली जंग छेड़ दी थी। उन्हें लगा कि ऐसा करके वह हमें पूरी तरह तोड़ देंगी, लेकिन वह गलत थी। वह जितना ज्यादा पागलपन दिखाती जा रही थी, उतना ही ज्यादा मुझे खुद से दूर धकेल रही थी, और यह लड़ाई मैं हार नहीं सकता था, चु न्यूएट के लिए भी और अपने लिए भी। अगले दिन चु न्यूएट के पेरेंट्स जल्दी जल्दी लिन सिटी से यहाँ पहुँचते हैं। दोनों के चेहरों पर साफ थकान और चिंता दिखाई देती है, जिस पर मैं खुद बस स्टेशन जाकर उनका स्वागत करता हूँ। घर पहुँचने तक चु न्यूएट पहले से चाय बनाकर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह मॉम डैड कहती है, उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। सास अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे ध्यान से देखने लगती है, मानो यह जांच रही हो कि उसने सच में कितना दुख सहा है। मैं ज्यादा सफाई नहीं देता, बल्कि अपना फोन और वह छोटी नोटबुक उठाकर टी टेबल पर रख देता हूँ। आप लोग पहले यह देख लीजिए। यह कहकर मैं पूरी रिकॉर्डिंग चला देता हूँ और साथ ही वह नोटबुक भी खोल देता हूँ, जिसमें 300 युआन तक के खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। ससुर अपना रीडिंग ग्लासेस पहनकर नोटबुक देखने लगते हैं, जबकि सास फोन के पास बैठकर रिकॉर्डिंग सुनती रहती है। पूरे लिविंग रूम में सिर्फ रिकॉर्डिंग में आती मेरी माँ की कड़वी और जहरीली आवाज गूंज रही थी, और साथ ही नोटबुक के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती रहती है, जिस पर चु न्यूएट के पेरेंट्स के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। शुरुआती शक से लेकर हैरानी तक, हैरानी से अविश्वास तक, और आखिर में तब जब उन्होंने अपनी ही कानों से मेरी माँ को यह स्वीकार करते हुए सुन लिया कि सारा पैसा ली वी को दिया गया था।
यह सुनते ही ससुर का हाथ नोटबुक पर रुक जाता है। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है, जबकि सास के चेहरे पर सिर्फ दर्द और बेबसी दिखाई देती है। वह चू न्यूएत को सीने से लगा लेती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी बेवकूफ बेटी, तूने इतना बड़ा दुख अकेले कैसे सह लिया? तूने घर पर एक बार भी क्यों नहीं बताया? यह सुनकर चू न्यूएत माँ के गले लग जाती है और इतने समय से दबे हुए उसके आंसू आखिरकार बाहर निकल आते हैं। जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है तब तक पूरा सच सामने आ चुका था। ससुर अपना चश्मा उतारते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। फिर वह मेरी तरफ देखते हैं। अब उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अफसोस और दर्द बचा था। शाओहाओ, इस बार गलती हमारी थी, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। यह सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, डैड, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं चू न्यूएट का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, उसे इतना दर्द सहना पड़ा। अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं और चू न्यूएट के पेरेंट्स का रवैया भी पूरी तरह बदल जाता है। वह अब डिवोर्स की बात नहीं करते, बल्कि हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। ससुर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं, यह फैमिली हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। यह पैसा एक एक युआन वापस लेना होगा। इसके बाद वह और गुस्से में कहते हैं, और तुम्हारी माँ, वह कंपनी में जाकर हंगामा करती हैं, तुम्हारी बदनामी करती हैं। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसी समय मेरा फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर दिखाई देता है। मैं कुछ पल सोचता हूँ, लेकिन फिर कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, क्या आप लिहाओ बोल रहे हैं? दूसरी तरफ एक युवा महिला की शांत लेकिन जल्दी में लगने वाली आवाज सुनाई देती है। मैं वांग ली हूँ। यह नाम सुनते ही मैं आभा हूँ। एकदम चौंक जाता हूँ। वह ली वी की फियांस थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी। इसके बाद मेरी और वांगली की मुलाकात एक शांत कॉफी शॉप में तय होती है। पिछली मुलाकात के मुकाबले वह काफी कमजोर और थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। बैठते ही वह सीधे मुद्दे पर आ जाती है। आज मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, किस तरह की डील? जिस पर वह शांत आवाज में कहती है, मुझे पता है कि अभी आपको सिर्फ पैसा वापस नहीं चाहिए, आपको सबूत भी चाहिए। ऐसे सबूत जो आपकी माँ के असली कैरेक्टर को साबित कर सकें। और मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपकी मदद कर सकती है। यह कहकर वह अपना फोन निकालती है और एक फोटो दिखाती है। फोटो में एक पुरानी हार्ड कवर नोटबुक दिखाई देती है, जिसके ऊपर 4 शब्द लिखे थे, फैमिली लव नोटबुक। मैं भौहें सिकोड़कर पूछता हूँ, ये क्या है? जिस पर वांग ली व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये आपकी माँ का सबसे बड़ा खजाना है। जब से आपका भाई कॉलेज गया था, आपकी माँ ने उसे जितना भी पैसा दिया, सब कुछ इस नोटबुक में लिखा हुआ है। पिछले 2 सालों में आपकी सैलरी कार्ड से निकाले गए पैसे भी, घर खरीदने के पैसे, कार के पैसे, रेनोवेशन के पैसे, सब कुछ एक एक एंट्री दर्ज है। आपकी माँ कहती थी कि यह बेटे के लिए उनका प्यार है, ताकि वह जिंदगी भर इसे याद रखे। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से सिकुड़ जाता है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ ऐसी नोटबुक भी रखती है, और यह वास्तव में सबसे सीधा और सबसे घातक सबूत था। मैं तुरंत पूछता हूँ, यह तुम्हारे पास कैसे आई? जिस पर वांग ली बिना झिझक जवाब देती है, मैंने चुराई थी। फिर वह आगे कहती है, कुछ दिन पहले लाइवी शराब पीकर रो रहा था। वह बार बार बता रहा था कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। फिर उसने मुझे यह नोटबुक दिखाई, तभी मुझे शक हो गया था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और तुरंत उसकी मंशा समझ जाता हूँ। तुम्हारी शर्त क्या है? जिस पर वांग ली मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, बहुत आसान। जब आप 1,36,800 युआन वापस हासिल कर लें, तब आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि इस मामले में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा और आपके भाई का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी को आपके फैमिली के दलदल में डूबने नहीं दूंगी। मैं समझ गया था। वह बेहद समझदार थी और जरूरत पड़ने पर उतनी ही निर्दयी भी। वह पहले से अपना बचाव तैयार कर रही थी। जिस पर मैं बिना देर किए कहता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन वांग ली सिर हिलाती है। सिर्फ मानना काफी नहीं है। नोटबुक अभी भी आपकी माँ के बेडरूम के सेफ में रखी हुई है। मैं उसे बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको को-ऑपरेट करना होगा। और आज रात हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद वांग ली अपना पूरा प्लान बताती है। प्लान काफी साहसी था, लेकिन बेहद सावधानी से बनाया गया था। हर बुधवार रात आपके पेरेंट्स कम्युनिटी चेस रूम में मांजूम खेलने जाते हैं। रात 8 बजे निकलते हैं और 11:30 बजे लौटते हैं। मतलब हमारे पास पूरे 3.5 घंटे होंगे। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? जिस पर वांग ली बिना किसी भाव के जवाब देती है, मैं 2 साल तक लाइवी के साथ रही हूँ। मैं उसके घर अनगिनत बार गई हूँ। उनके डेली हैबिट्स शायद मैं आपसे भी ज्यादा जानती हूँ। उसकी बात सच थी। पिछले 2 सालों में मैं उंगलियों पर गिनने जितनी बार ही घर गया था। फिर वह आगे कहती है, डोर लॉक पुराना मॉडल है, उसे खोलने का तरीका मुझे आता है। कोई निशान भी नहीं छोड़े जाएंगे। सबसे जरूरी चीज सेफ है। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या तुम्हें उसका पासवर्ड पता है? जिस पर उसकी आंखों में तिरस्कार चमक उठता है। हाँ, एक बार लाइव ही नशे में था। उसने खुद मुझे बताया था। पासवर्ड उसकी और उसकी माँ की बर्थ डेट को जोड़कर बनाया गया है। 8 अंकों का नंबर। वह इसे मदर सन बॉन्ड पासवर्ड कहता था। ऐसा पासवर्ड जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मदर सन बॉन्ड पासवर्ड। यह 4 शब्द सुनकर मुझे सिर्फ व्यंग्य महसूस होता है। उसी पासवर्ड के पीछे वह पैसा छिपा था
जो मुझसे छीना गया था। आज बुधवार था। वांग ली आखिर में मेरी तरफ देखकर कहती है, अब फैसला तुम्हारा है, आना है या नहीं यह तुम तय करो, क्योंकि यह हमारा आखिरी मौका है। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो शायद वह नोटबुक फिर कभी नहीं मिलेगी। मैं एक पल भी नहीं सोचता, मैं आऊंगा। शाम के 7:30 बजे मैं चू न्यूएट और मेरे ससुर एक साथ कार में बैठकर मेरे पेरेंट्स की रेजिडेंशियल कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि सास घर पर ही रुक जाती है। उनका कहना था कि उनका दिल इतना मजबूत नहीं है कि वह यह सब अपनी आंखों से देख सकें, और ससुर हमारे साथ इसलिए आए थे ताकि जरूरत पड़ने पर हमारा हौसला बढ़ा सकें, साथ ही बाहर रहकर बैकअप भी दे सकें। ठीक रात के 8 बजे हम दूर से अपने पेरेंट्स को हंसते बोलते बिल्डिंग के कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिस पर वे आराम से चेस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी समय वांग ली एक दूसरी गली से निकलकर हमारे पास आती है और हल्का सा सिर हिलाकर कहती है, चलो। इसके बाद हम चारों किसी मूवी के सीक्रेट मिशन की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर किसी की सांसें तक भारी लग रही थी। वांग ली सबसे आगे चलती है। वह बड़ी सावधानी से उन जगहों से बचते हुए आगे बढ़ती है जहां कैमरा लगे हुए थे, जिस पर हम बिना किसी परेशानी के उस परिचित दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वांग ली अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टूल किट निकालती है। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चीज थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि वह लॉक के साथ कुछ करने लगती है। 1 मिनट भी नहीं बीतता कि अचानक टक की हल्की आवाज आती है और दरवाजा खुल जाता है। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जिस पर वांग ली फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीमी आवाज में कहती है, मास्टर बेडरूम की वार्डरोब के अंदर है। हम सब बेहद सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। यह वही कमरा था जहां बचपन से लेकर आज तक मैं बहुत कम आया था। वांग ली वार्डरोब का दरवाजा खोलती है। कपड़ों के ढेर के नीचे एक ग्रे कलर का सेफ दिखाई देता है। यह देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वांग ली नीचे बैठ जाती है और पासवर्ड डालना शुरू करती है। अंधेरे में उसकी उंगलियां तेजी से कीपैड पर चलती रहती हैं, टिक टिक टिक, और फिर आखिरी डिजिट दबाई जाती है। अचानक सेफ से अनलॉकिंग की साफ आवाज आती है। वह भारी लोहे का दरवाजा खोल देती है। अंदर कोई ट्रैप या खास चीज नहीं थी, सिर्फ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, सेविंग्स बुक्स, ज्वेलरी और सबसे ऊपर रखी हुई एक चीज थी, एक गहरे भूरे रंग की हार्ड कवर नोटबुक। उसके ऊपर लिखा था फैमिली लव नोटबुक, जिस पर वांग ली उसे निकालकर मेरे हाथ में दे देती है। मैं उस नोटबुक को पकड़ता हूँ, लेकिन वह नोटबुक मुझे किसी पत्थर की तरह भारी महसूस होती है, मानो पिछले 20 सालों का पूरा बोझ उसमें बंद हो। मैं पहला पन्ना खोलता हूँ। उस पर मेरी माँ की परिचित और साफ हैंडराइटिंग लिखी हुई थी। सितंबर 2010, श्याओवे यूनिवर्सिटी गया। पहली बार 2000 युआन लिविंग एक्सपेंसेस थी। उम्मीद है कि मेरा बेटा ड्रैगन की तरह महान बनेगा। बस इतना पढ़कर ही मैं आगे नहीं देख पाता, जिस पर मैं नोटबुक बंद कर देता हूँ और उसे सीने से लगा लेता हूँ। चलते हैं। इसके बाद हम उसी रास्ते से वापस निकल जाते हैं और कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ते। कार तक पहुँचते ही ससुर मेरे हाथ में नोटबुक देखकर लंबी राहत की सांस लेते हैं। मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ और उस जगह से दूर निकल जाता हूँ, उस जगह से जहाँ मेरी जिंदगी की सबसे धुंधली और दर्दनाक यादें छिपी हुई थीं। रियर व्यू मिरर में वह पुरानी बिल्डिंग धीरे धीरे छोटी होती जाती है और आखिरकार नजरों से गायब हो जाती है। लेकिन मैं वह नोटबुक लेकर सीधे अपनी माँ के पास नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता था कि आमने सामने की बहस सिर्फ चीखने चिल्लाने और रोने धोने में बदल जाएगी, और उसका कोई मतलब नहीं था। मुझे उनकी माफी नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ कानून का न्याय चाहिए था, और वह सब कुछ जो हमारा हक था। अगले ही दिन मैं शहर के सबसे अच्छे लॉयर को हायर कर लेता हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट्स और वह घातक नोटबुक सहित सारे सबूत उसे सौंप देता हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद लॉयर सिर्फ एक बात कहता है, मिस्टर ली, ये केस हम 100% जीतेंगे। एक हफ्ते बाद मेरी माँ और लाइवी दोनों को कोर्ट समन्स और लॉयर नोटिस मिल जाता है। उस नोटिस के साथ नोटबुक के सबसे महत्वपूर्ण पेजेस की कॉपीज भी भेजी गई थी। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी हुई वे लाइंस और मेरी माँ की परिचित हैंडराइटिंग। यही वह सबूत था जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। मुझे नहीं पता कि उन दोनों के चेहरे उस समय कैसे रहे होंगे, लेकिन उसी शाम से मेरे पास रिश्तेदारों के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई समझाने की कोशिश करता है, कोई मुझे गलत ठहराता है और कोई दुख जताता है, लेकिन मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता। मैं सिर्फ ग्रैंडपा को एक मैसेज भेजता हूँ, फैसले का दिन आ गया है। कोर्ट हियरिंग से पहले मीडिएशन सेशन रखा जाता है। लोकेशन एक लॉ फर्म का मीटिंग रूम था। मैं, चू न्यूएट और हमारा लॉयर एक तरफ बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ मेरी माँ, मेरे पिता, लीवी और उनका लॉयर बैठे हुए थे। फैमिली मीटिंग वाली घटना के बाद यह पहली बार था जब हम आमने सामने बैठे थे। मेरी माँ जैसे कई साल बूढ़ी हो चुकी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में पहले जैसी चालाकी और तीखापन नहीं था, सिर्फ डर और नाराजगी बची हुई थी। लाइवी पूरे समय सिर झुकाकर बैठा रहता है, वह एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पिता, जो हमेशा शांत रहते थे, लगातार सिगरेट पीते रहते हैं और उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मीडिएशन शुरू होती है, जिस पर मेरा लॉयर पूरी शांति और प्रोफेशनलिज्म के साथ हमारी मांगे रखता है। पहली मांग, डिफेंडेंट्स लियू मेई और लाइवी द्वारा गैरकानूनी तरीके से लिए गए 1,36,800 युआन तुरंत वापस किए जाएं। दूसरी मांग,
कंपनी में हंगामा करने, चू न्यूएट और उसके फैमिली को फोन करके परेशान करने तथा उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखित पब्लिक अपॉलॉजी दी जाए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तो हम मीडिएशन छोड़कर सीधे लॉ सूट आगे बढ़ाएंगे। उस स्थिति में डिफेंडेंट्स को सिर्फ सिविल कॉम्पेंसेशन ही नहीं बल्कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कमरे में गूंजता है, वह मेरी माँ के दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है, जिस पर वह अचानक खड़ी होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह मेरे बेटे का पैसा था। मैं अपने बेटे का पैसा खर्च करूं तो उसमें कौन सा क्रिम है? लिहाओ, तू निकम्मा बेटा, क्या तू अपनी सगी माँ को जेल भेजना चाहता है? उनका लॉयर शर्मिंदगी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी थी। पूरे समय मैं एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखता, बल्कि शांत स्वर में अपने लॉयर से कहता हूँ, लगता है मीडिएशन की जरूरत नहीं रही। यह कहकर मैं उठकर जाने लगता हूँ। मेरी यह हरकत देखकर मेरे पिता सचमुच घबरा जाते हैं। वह तुरंत मेरी माँ को बैठाते हैं और हाथ की सिगरेट बुझा देते हैं। फिर लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, हम मानते हैं, हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। इसके बाद वह मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में पहली बार विनती दिखाई देती है। श्याओ हाओ, पैसा हम लौटा देंगे, घर बेच देंगे, बस तुम्हारी माँ को। उनकी आवाज अचानक भर्रा जाती है। बस तुम्हारी माँ को जेल मत भेजो। आखिरी शब्द उनके गले में अटक जाते हैं। इतने लोगों के सामने एक उम्र दराज आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं। मैं रुक जाता हूँ। यह दया नहीं थी, बस एक गहरा दुख था। अगर आज यह दिन देखना ही था तो पहले ऐसा क्यों किया गया? मेरी माँ कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती है। अब न वह रोती हैं, न हंगामा करती हैं, मानो उन्होंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। उनकी आंखें पूरी तरह खाली दिखाई देती हैं, जबकि लाइवी और भी ज्यादा सिर झुका लेता है। आखिरकार सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है। उन्हें 1 महीने के अंदर घर बेचकर पूरा पैसा लौटाना था और मेरे तथा चू न्यूएट के नाम हैंड राइटन अपॉलॉजी लेटर भी देना था। एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम लॉ फर्म से बाहर निकलते हैं। बाहर की धूप बेहद खूबसूरत थी। मैं चू न्यूएट की तरफ देखता हूँ और वह भी उसी समय मेरी तरफ देख रही होती है। हम दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन हम दोनों जानते थे कि अंधेरे से भरे हुए दिन आज पूरी तरह खत्म हो चुके थे और हमारी दुनिया में आखिरकार सुबह आ चुकी थी। 3 हफ्ते बाद मेरे बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर होती है, ठीक 1,36,800 युआन। उसी दिन एक कुरियर पैकेज भी आता है। उसके अंदर 2 अपॉलॉजी लेटर्स रखे हुए थे, एक मेरी माँ का और दूसरा लाइवी का। उनकी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में मजबूरी, नाराजगी और नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन मैं उन्हें ध्यान से पढ़ता भी नहीं, जिस पर मैं उन लेटर्स को और उस नोटबुक को एक साथ कूड़ेदान में फेंक देता हूँ, क्योंकि जिंदगी की कुछ चीजों को आखिरकार बंद करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। बाद में ससुर मुझे बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने वह पुराना घर बेच दिया, वही घर जहाँ मेरी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा की यादें बसी हुई थी। अब उस घर में कोई नया मालिक रहने लगा था। उन तीनों का फैमिली बाद में एक बहुत दूर के छोटे शहर में जाकर बस जाता है। सुना था कि इस घटना के बाद लाइवी पूरी तरह टूट गया था और दोबारा पहले जैसा खड़ा नहीं हो पाया, जबकि मेरी माँ भी जैसे एक अलग इंसान बन गई थी। वह हर दिन आंसुओं में डूबी रहती थी, लेकिन अब मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है या बुरी, इसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं था और मेरी जिंदगी में भी बहुत बड़े बदलाव आने लगे थे। मैंने अपनी पुरानी कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि माँ के हंगामे के बाद वहाँ का माहौल अब मेरे लिए सही नहीं रह गया था, जिस पर मैं वापस मिले उस पैसे और अपनी कई सालों की बचत को मिलाकर चू न्यूएट के साथ एक छोटा सा डिजाइन स्टूडियो खोलता हूँ। इसके बाद हम अपना घर भी बदल लेते हैं। हमारा नया घर स्टूडियो के ठीक ऊपर था। एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट नहीं था, लेकिन बेहद गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ था। उसमें एक खूबसूरत रूफटॉप टेरेस भी था, जो तरह तरह के फूलों और पौधों से भरा रहता था। और सबसे बड़ा बदलाव चू न्यूएट में आया था। वह पहले जैसी चुप रहने वाली और हर बात सह लेने वाली महिला नहीं रही थी। उसने पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया, फ्लोर अरेंजमेंट सीखना शुरू कर दिया, बेकिंग सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने हमारे घर को किसी फेरी टेल गार्डन की तरह खूबसूरत बना दिया। उसके चेहरे पर अब हमेशा एक चमकदार मुस्कान रहती थी, एक ऐसी मुस्कान जो सच में दिल की गहराइयों से निकलती थी। हमारे स्टूडियो का बिजनेस भी धीरे धीरे सही रास्ते पर चलने लगता है। मैं डिजाइन संभालता हूँ और चू न्यूएट ऑपरेशंस और क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन संभालती है, जिस पर हम दोनों सबसे बेहतरीन पार्टनर्स बन जाते हैं। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि जिंदगी में भी। हर सुबह हम साथ उठते हैं, साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ नीचे ऑफिस जाते हैं और कभी कभी किसी छोटे बिजनेस आइडिया पर बहस भी कर लेते हैं। शाम को हम दोनों साथ मार्केट जाते हैं, साथ सब्जियां और ग्रोसरीज खरीदते हैं। चू न्यूएट अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चलती रहती है और कभी कभी सिर्फ 1 युआन बचाने के लिए सब्जी वाले से काफी देर तक बार्गेन करती रहती है। उसे ऐसे देखकर मुझे हमेशा हंसी आ जाती है, क्योंकि वह बेहद जिंदा दिल और प्यारी लगती थी। घर लौटने के बाद हम दोनों ओपन किचन में साथ खाना बनाते हैं। बर्तनों की आवाजें और पकते खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, मानो यह किसी फैमिली सिम्फनी की धुन हो। हमारी डाइनिंग टेबल पर अब कभी विनेगर कैबेज या मापो टोफू नहीं आता था। उसकी जगह हमेशा नए नए डिशेस होते थे, जो चू न्यूएट खुद रेसिपी ढूंढकर बनाती थी। गरम गरम ब्रेस्ड पोर्क,
स्वीट एंड सॉर रिब्स और कई तरह के स्वादिष्ट डिशेस। वह हमेशा सबसे बड़ा पीस मेरी प्लेट में रख देती और मुस्कुराकर कहती, थोड़ा ज्यादा खाओ, रात को एनर्जी चाहिए होगी। यह सुनकर मैं हमेशा हंस पड़ता। रात का खाना खत्म होने के बाद हम दोनों रूफटॉप पर चले जाते हैं। वहाँ बैठकर स्टार्स देखते हैं। ठंडी हवा बहती रहती है, फूलों की खुशबू आसपास फैली रहती है। एक रात चू न्यूएट मेरे कंधे पर सिर रखकर अचानक पूछती है, लिहाओ, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, फिर पूछता हूँ, किस बात का पछतावा? वह धीरे से कहती है, मुझसे शादी करने का। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो शायद आज भी तुम उनके लिए एक आदर्श बेटा होते और लाइवी के लिए एक अच्छे भाई। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसकी आंखें साफ पानी की तरह पारदर्शी दिखाई देती हैं, जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और उसे थोड़ा और करीब खींच लेता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे शादी करने का कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक बात का पछतावा है कि मैं ये सब सच पहले क्यों नहीं देख पाया और मैंने तुम्हें इतने सालों तक इतना दर्द क्यों सहने दिया। इसके बाद मैं उसके चेहरे को हल्के से छूता हूँ और गंभीर आवाज में कहता हूँ, थैंक यू मेरा साथ कभी न छोड़ने के लिए, मुझे एक असली फैमिली का मतलब समझाने के लिए। क्योंकि फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होती, फैमिली किसी पर अधिकार जमाने का नाम नहीं होती, फैमिली बिना शर्त मांगते रहने का नाम भी नहीं होती। फैमिली दो लोगों का एक दूसरे का सहारा बनना होती है, मुश्किल समय में एक दूसरे को समझना और सम्मान देना होती है। और फैमिली, मैं आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। फैमिली यही पल है जब मैं और तुम साथ बैठकर इन सितारों को देख रहे हैं। यह सुनकर चू न्यूएट मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों के किनारों पर आंसुओं की चमक दिखाई देती है। फिर वह खुद थोड़ा आगे झुकती है और हल्के से मेरे होंठों को चूम लेती है, जिस पर वह धीरे से कहती है, मैं भी तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ मेरे हस्बैंड। दूर शहर की रोशनियां चमक रही थीं। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे और उसी पल मुझे एहसास होता है कि हमारी नई जिंदगी की कहानी अभी बस शुरू हुई है। एक ऐसी कहानी जिसके सबसे खूबसूरत चैप्टर्स अभी लिखे जाने बाकी थे। तो गाइस, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। Mẹ trời ngủ.
हूँ।